क्या आपके ज़हन में भी है कि पाकिस्तान से कहीं बाहर निकल के जॉब हंटिंग करें, चाहे वो बेहतर लाइफ़स्टाइल के लिए हो या बेहतर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो? तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। देखिए, अगर हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की बात करें, तो जैसे ही ग्रेजुएशन वो करते हैं, उनके ज़हन में एक सवाल आता है कि अब हम पैसे कैसे कमाएँ? तो कुछ लोग जो है वो जॉब हंटिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग अपना छोटा-मोटा कारोबार सेटअप कर लेते हैं, बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, कुछ लोग अपना बिज़नेस जॉइन कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मिकदार ऐसे स्टूडेंट्स की होती है, जो ग्रेजुएशन करते ही मुल्क से बाहर जाने की सोचते हैं। और उन लोगों के लिए जो चैलेंजेस फेस आते हैं, इसके लिए हम शारिक भाई को यहाँ पे लेके आए हैं, ताकि वो हमें बता सकें कि उनकी दुबई की मूवमेंट जो थी वो कैसी थी, क्या थी और उन्हें किस-किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो हम देखते हैं शारिक भाई की जर्नी। तो शारिक भाई, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, आप पाकिस्तान में कहाँ से थे, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था और आखिर आपने दुबई मूव करने का ख्याल क्यों आया आपके पास? मेरा नाम शारिक है। मैं कराची से ही ताल्लुक़ है मेरा, और मैंने मास्टर्स किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही, और बैंक में ही मैं जॉब कर रहा था। ठीक है, इससे पहले ये कि दुबई में मूव करने का ख्याल इस तरह तो नहीं था हमारा एज सच। लेकिन जब हमारी जब शादी हुई तो हमने ऐसे ही घूमने के पर्पस के लिए हमने बोला चलो दुबई जाया जाए। मतलब इतना रीज़नेबल है, इतना कोई कॉस्टली भी नहीं होता। तो हमने सोचा तो बुर्ज खलीफा भी देख लेंगे। बुर्ज खलीफा देखेंगे, थोड़ी स्क्रीन तस्वीरें वगैरह ले लेंगे वहाँ पे खड़े होके। तो ये पर्पस था, ऐसा कोई जॉब माइंडेड नहीं था कि हम जॉब ढूंढेंगे वहाँ तो फिर आखिर आपने वहाँ पे जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया? ये आपके लिए ये जर्नी क्यों स्टार्ट हो गई? पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि हम जब वहाँ पे घूमने गए तो वहाँ पे हमें कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिले। जब फ्रेंड्स वगैरह मिले, रिलेटिव वगैरह मिले, तो वो आए हुए थे जॉब जॉब ढूंढने के लिए आए हुए थे। तो फिर हम जब उनसे मिले, उनसे बातचीत हुई, तो पता चला भाई यहाँ की मार्केट तो बड़ी अच्छी है। अच्छा, आपकी फील्ड से ताल्लुक था उनका भी या डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक था? कब्जा हमारी मेरी फील्ड से था, पैकिंग सेक्टर से रहा? लुकिंग से था, सेल्स वगैरह था, इंश्योरेंस वगैरह में थे कुछ लड़के। तो वो उनका ताल्लुक और मेरी यूनिवर्सिटी से ही था दोनों। तो फिर उनसे जब बातचीत हुई तो पता चला कि वो लोग भी जॉब ढूंढने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस था वो कितना था? क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है ना कि हम बिल्कुल ग्रेजुएशन करके गए हुए हैं या कुछ यहाँ पे 2-3 साल का लिए एक्सपीरियंस लेके गए हुए हैं। हाँ, ये था कि वो जो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो 2-3 लड़के हम मिले थे वहाँ पे, उनका जो था वो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे पाकिस्तान में, कराची में ही, या मेरे साथ यूनिवर्सिटी में ही थे। और इसके अलावा जो है वो जॉब कर रहे थे और साथ में एमबीए भी कर रहे थे मेरी तरह। हमने वीकेंड्स में ये जो है ना अप्लाई किया, तो मतलब वीकेंड प्रोग्राम था हमारा एमबीए का। तो जॉब करते थे और वीकेंड्स पे हम लोग जो है यूनिवर्सिटी में आते थे, वहाँ पे वीकेंड्स में मुलाकात होती थी। तो हम सब जॉब वाले ही थे। तो ये नहीं था कि हाँ वहाँ पर आए तो वो जो है अपनी जॉब छोड़ के आए हुए थे वहाँ। अच्छा, अगर मैं आपके लिहाज से बात करूँ तो आप अच्छी खासी यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे और आप शायद फैमिली आपकी जो फैमिली थी वो भी यहाँ पे जॉब कर रही थी। तो उसके बाद उन्होंने आपको ऐसा क्या कहा कि आपका दिमाग हुआ कि यार अब तो दुबई जाना है, जो है हमें यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि आप तो खैर दुबई में ही मौजूद थे? हाँ, जब हम उनसे मिले, जब हमारे सबसे बातचीत हुई, उनसे नहीं और भी लोगों से, तो हम काफ़ी सारे लोगों से मिले जो जॉब असल के लिए वहाँ पे आए हुए थे। तो हमने ये देखा कि हम पूरे टाइम तो घूम नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी है कि आप दिन के टाइम तो तसव्वुर नहीं कर सकते निकलने का। और हम जो जिस टाइम हम गए थे, मार्च अप्रैल का महीना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। बहुत गर्मी होती है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अपना टाइम निकाल के जॉब हंटिंग की तरफ जाएँ। तो दिन के टाइम हम जॉब हंटिंग करते थे, रात के टाइम हम लोग घूमने निकल जाते थे, क्योंकि दिन के टाइम निकलना इतना आसान नहीं है वहाँ पे। अच्छा, आप दुबई में जहाँ पे थे, मेट्रो वहाँ से करीब थी? जी, वहाँ से मेट्रो तो आई थिंक आपको व्यूअर्स को ये भी बताना चाहिए कि मेट्रो वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोग जहाँ पर भी अगर सोच रहे हैं रिसेंटली जाने का वहाँ पे कहीं पर भी इन फ्यूचर, तो ऐसी जगह पे आप अपनी रेजिडेंस रखें, ऐसी जगह पे आप वहाँ पे जो है पार्टीशन लेते हैं, बेड स्पेस लेते हैं, रूम लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो वो आप मेट्रो से ज़रूर करीब रखें, क्योंकि मेट्रो बहुत रीज़नेबल है वहाँ पे। बाकी अगर आप टैक्सी वगैरह लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, अगर आप है बजट आपका अच्छा, तो आप ज़रूर पे टैक्सी लीजिए, अदरवाइज़ जो है आप मेट्रो के नियरेस्ट लीजिए। यानी अगर हम इसको थोड़ा-सा सम अप करें, तो आप वहाँ पे हनीमून के लिए गए हुए थे। वहाँ पर आपके दोस्तों ने ये कहा कि यार यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तुम्हें भी अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पर आपका ये ख़्याल पुख्ता हो गया, यकीन आपको इस बात पे यकीन आ गया कि आपको वहीं पे रुकना है। तो क्या मैं सही बात कह रहा हूँ ये? हाँ, ऐसा ही, क्योंकि हमारा इतना अच्छा माइंड वॉश कर दिया था इन लोगों ने कि बोला था कि भाई पूरा महीना आप लोग जो है क्या कितना घूम फिर लोगे और क्या कर लोगे, तो थोड़ा-सा करके देखो, अपनी लक आज़मा के देखो एक तरीके से, क्या पता छक्का लग जाए। तो फिर हमने स्टार्ट किया, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उठे और फिर जो है हमने सीवीज़ वगैरह ड्रॉप करना, सीवीज़ वगैरह जॉब उसके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बनाना शुरू करी और स्टार्ट करना शुरू करी जॉब असल में। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आपकी क्या फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी और वो इस बात से वाकिफ़ थे कि आप लोग जो है दुबई के अंदर ही स्टे करना चाह रहे हैं?
नहीं, उनको तो बस ये पता कि हम जॉब ढूँढने क्या कहते हैं, हम विज़िट वीज़े पे ऐसे ही घूमने गए हुए हैं कि मतलब 1 महीने के लिए हम आ जाएँगे, और फिर क्योंकि हमने अपनी जॉब वगैरह क्विट नहीं की थी, हम दोनों ऑन जॉब ही थे। वेकेशंस पे गए थे 1 महीने के लिए। तो उनको पता नहीं था कि हम जो है ना वहाँ पे जॉब ढूँढेंगे या कुछ ऐसा, कुछ हमारा प्लान बन रहा है, ऐसा कुछ इरादा नहीं था हमारा कि हम जॉब वगैरह वहाँ पे ढूँढ रहे थे। और इसी दौरान आपको फिर जॉब मिल गई? अच्छा, हमारा लक इतना अच्छा था कि कुछ लोगों को 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को जो है साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाता है। हमारा ये था कि मेरी वाइफ़ जो है वो जो है लेक्चरर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो वो उनकी जो है टीचिंग फ़ील्ड है, और मैं हूँ बैंक से रिलेटेड, मैं ऑपरेशन साइड से बिल्कुल, मतलब ऑपरेशन मतलब रेमिटेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें देखना, ऑपरेशन देखना पूरा बैंकिंग का। तो हुआ ये कि जब हमने जॉब हंटिंग स्टार्ट करी, तो वहाँ पर जो ज़्यादा डिमांड है ना, मैं आपसे अभी ऑनेस्ट बात करूँगा, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो डिमांड है वो सेल्स की डिमांड है। आप रियल एस्टेट के सेक्टर के बैंक के से भी ले लें, रियल एस्टेट से भी ले लें, आप जो है डिजिटल मार्केटिंग ले लें, या आप इसके अलावा जो है आप सिम वगैरह, वहाँ पे जो है 2-3 ब्रांड्स हैं वहाँ पे जो जिनकी फेमस है, वहाँ पे वो भी सेल्स वगैरह ही करने होते हैं, जो दूसरे लेंगे जब आते हैं, जब आप एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ पर भी आपको सिम्स वगैरह के लिए बहुत मिलेंगे। तो कम्युनिक पोस्टपेड होगा या प्रीपेड वगैरह, तो ये सब चीज़ों की बहुत डिमांड है वहाँ पे ना, और वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन भी है सब चीज़ों का। तो ये जॉब्स जो है ना बहुत ईज़िली मिल जाती हैं आपको, और अगर आपको अपने ही जो आप जॉब अभी जो आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वाइफ़ टीचिंग कर रही है, अगर उनको टीचिंग से मदद चाहिए या मुझे बैंक में ऑपरेशन की चाहिए, तो वो इतना ईज़ी नहीं है। उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा और अपने रेफरेंसेस निकालने पड़े, ये है। तो आपको जॉब उसी दौरान ही मिल गई थी? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान ही जो है ना, मतलब ये कह लें कि हमारे जाने के कुछ 2-3 दिन ही रह गए थे, या मतलब आप समझ लें व 1 वीक रह गया था। तो उसमें हम दोनों को ही सेम डे जो है ना, हम लोगों को जो है ना ऑफर लेटर इश्यू हो गए। अच्छा, ये जो आपको जॉब मिली, ये आपके पाकिस्तानी जो आपकी इनकम थी, उससे कितने ज़्यादा इसमें डिफ़रेंस था? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप वापसी आए होंगे, आपने रिज़ाइन भी करना चाहा होगा, तो आपकी कंपनी ने भी आपको रोकने की कोशिश की होगी, अगर आपने वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम लगाया होगा। इसी के साथ-साथ एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा आपने अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे जाके कैसे कन्विंस किया कि हम जो है ये स्टेप लेने जा रहे हैं, और वो कितना ज़्यादा सपोर्टिंग थी? वहाँ से कुछ ऐसा रिएक्शन आया जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी तो रोज़ाना डेली बेसिस पे बात होती रहती, कि हम बताते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर हमने बताया कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह मिले, मुझे मेरे अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स मिले, उनको भी अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स मिले, जो वहाँ पे ऑलरेडी थे, ऑन जॉब थे। हमारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी जो है वो विजिट वीज़े पे थे, तो जॉब सर्च कर रहे थे। तो हुआ ये, फिर अपने घर वालों को बताया, उन्होंने बोला देख लो बेटा, ट्राई करके देख लो, क्या पता हो। सपोर्टिंग थे यानी? हाँ, सपोर्टिव थे, ट्राई कर लो। उन्होंने बोला अगर हो जाए तो ठीक है बेटा, फिर देख लेंगे आगे का क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिली, दोनों को मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी थी। 3 टू 4 टाइम्स जो है सैलरी काफ़ी अच्छी थी हमारी। यानी अगर आप पाकिस्तान में कंबाइन 1 लाख रुपए कमा रहे थे, तो आप दुबई में 4 लाख रुपए कमा रहे हो। अराउंड इतने ही समझ लें, ऐसे ज़्यादा समझ लें आप, तो दोनों के लगभग बहुत अच्छी जो है ना, हम दोनों की अच्छा पैकेज मिला था हमें, जो कि हमें बहुत मोटिवेट कर रहा था, जो जो बात हम बात। अच्छा, यानी अगर इसको मैं थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स के लिए और आसान करूँ, तो चलें आप तो खैर हनीमून के लिए गए हुए थे। लेकिन अगर हम एक कॉस्ट ब्रेकडाउन अपने व्यूअर्स को समझाना चाहें, कि अगर एज़ अ कपल अगर हम जाना चाह रहे हैं दुबई, तो हमें क्या-क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? हमारे इसमें टोटल कॉस्ट क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है जॉब हासिल करने के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी, कुछ हमारे वीज़ा प्रोसेस होंगे, कुछ टिकट प्राइसेज़ होंगी, कुछ वहाँ पे रेंट वगैरह ड्यूरिंग दैट स्टे है। अभी हम ज़्यादा रुकने नहीं जा रहे, लेकिन अगर कोई जॉब हासिल करने के लिए ही जा रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट ब्रेकडाउन आप समझा सकेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है, जो भी आप लोगों ने अपनी डिग्रीज़ वगैरह करी हुई हैं यहाँ कराची से या जहाँ से भी, वो सबसे पहले टेस्ट करवानी होंगी अपने, मतलब शुरू से अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी, मोफा हो गया, या आपने अगर अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। मोफा जो है वो तो बाहर की ऑर्गेनाइज़ेशन है ना? तो लोकल ऑर्गेनाइज़ेशंस कौन-कौन सी जहाँ से डिग्रीज़ अटेस्ट करवाने की ज़रूरत है? नहीं, आपने सबसे पहले तो जो है आपने जो अपने मास्टर्स की डिग्री, तो आपने अगर मास्टर किया हुआ है तो मास्टर तक डिग्री अटैच करवानी है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन तक डिग्री अटैच करवानी है, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो वो भी आपने इंटर तक अटैच करवानी है। मतलब शुरू से लेके आखिर तक सारी अटेस्टेशन करवानी है आपने, मोफा तक यहाँ पे। उसके बाद वहाँ पर जाकर भी अटेस्टेशन करवानी है, वहाँ की मोफा, वहाँ की एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी हो और वहाँ के मोफा से। इसमें कितनी कॉस्ट आई? इसमें तकरीबन आप समझ लें, यहाँ पर आप करवा रहे हैं तो तकरीबन 40,000 50,000 रुपये लग जाएंगे, या थोड़े कम भी लग सकते पर पर्सन अगर वो मास्टर्स की डिग्री तक करा रहा है। हैं मास्टर्स तो की। यानी अगर हम कपल की बात करें जो ऑलमोस्ट सिमिलर फील्ड से ताल्लुक़ रखता है या सिमिलर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता है, तो हम कह सकते हैं 80,000 से 1 लाख रुपए। हाँ, 80 से 1 लाख आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है ये वाला। वहाँ पर जाकर भी आपको अटेस्टेशन करवानी है, वहाँ पे आप जो है इंडिविजुअली जाके अटेस्टेशन नहीं होती, आपको जो है वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ता है, कोरियर वाला बंदा आता है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप वो किसी फ्रेंड वगैरह से बात करें जिसके पास ऑलरेडी क्लियर अपडेट का
तो वो उनका कार्ड टल की पेमेंट होती है वहाँ पे। आई थिंक 282 समथिंग है कोरियर चार्जेस, विद कोरियर चार्जेस। तो उधर हम 282 दे रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम तकरीबन बात करें 20-25 हज़ार रुपये 20-30 हज़ार रुपये वहाँ पर भी पर पर्सन है ये भी। कि एक डिग्री के एक पेज के मतलब पर एक पेज के मतलब खाली आपने लास्ट डिग्री करवानी है। यानी MBA आपके केस के MBA हो गया। MB हो गया, MB के आपने खाली जो है आपने सर्टिफिकेट हो गया वो आप अटैच करवा लें वाला खाली, और बाकी किसी चीज़ का अटैच हो। यानी बेसिकली जिस कंपनी में आपको जॉब मिली है उसने आपको उस डिग्री की बुनियाद पे ही रखा होगा, तो वो सारी डिग्रीज आपने अटैच करवाई। तो अगर हम 1 सेकेंड कपल के लिहाज से बात करें तो 80,000 रुपये उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान में पैसे दिए, और लगभग 50,000 रुपये जो है उन्होंने दुबई जाके, एमिरेट्स जाके उन्होंने अटेस्टेशन में लगाए। इसके अलावा वीज़ा फीसेस, ट्रैवल कॉस्ट, रेंट कॉस्ट। जी, सबसे पहले तो वीज़ा यहाँ पे अप्लाई करना होगा। वीज़ा के लिए कि वीज़ा लगता है नहीं लगता। फैमिली वीज़ा पे गए थे हम लोग तो ईजिली लग गया था फैमिली का। तो इंडिविजुअल का आजकल तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है, लेकिन ये है कि फैमिली वीज़ा हमने अप्लाई किया था, फैमिली वीज़ा बहुत ईजिली लग गया था हमारा। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने यहाँ सही कॉस्ट में लगा था तकरीबन, आई थिंक मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है तो 40,000 कह रही पर पर्सन, पर आई थिंक 40,000 था अराउंड। तो 80,000 रुपीज़ पर कपल का वीज़ा हो गया। हाँ, ये हो गया। उसके अलावा हमने ऑनलाइन जो है वो होटल के लिए अप्लाई कर दिया था कि क्योंकि हमारे को जानने वाले नहीं थे ऐसे, तो हमने फिर जो है ऑनलाइन हमने होटल के लिए अप्लाई किया। 2-3 दिन की हमने वहाँ पे होटल की बुकिंग करवा ली थी, ताकि उसके बाद उनसे फिर बाकी स्टैंड करवाना होगा या नियरेस्ट विलेज में जाके कोई मतलब इजी अकोमोडेशन की तरफ जाना है, चीपर अकोमोडेशन की तरफ जाना है, क्योंकि पर डे के हिसाब से फिर वहाँ पे जो है वो तो आपकी 1 महीने के, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ वन सेकेंड, 1 महीने की अकोमोडेशन कॉस्ट कितनी रही थी ऐसा कवर? 1 महीने की अगर आप सोचे, पहले तो हमने होटल में स्टे किया था तो वहाँ पे पर डे के हिसाब से लग रहे थे 200-250 समथिंग, समझ लें आप 150 पर डे के हिसाब से लग रहे थे। लोकल था, कोई इतना हाई फाई नहीं, 4 सफर था लोकल वहाँ पे। कौन सा एरिया था दुबई का? ये था आप समझ लें डेरा ही समझ लें, डेरा की तरफ गए थे हम लोग। तो वहाँ पे होटल ज़रा थोड़े चीप भी होते हैं, और सेम पाकिस्तानी ऑडियंस थोड़ी सी ऑडियंस ज़्यादा है वहाँ पे, और खाना पीना भी हमारा वहाँ पे हमारे मतलब जितने भी कराची और लोकल कुजीन वगैरह मिल जाता है आपको। तो बड़ा अच्छा था। तो वहाँ पे हमने बोला कि वहीं पर स्टे किया जाए, क्योंकि कज़न वगैरह ने हमें वहीं पे सजेस्ट किया था। तो मेट्रो फिर भी करीब है वो। वहाँ से हम जब शुरू में गए तो मेट्रो थोड़ी सी दूर था। अच्छा। सिर्फ ये था बस के थ्रू हम फिर बस किया, फिर हम मेट्रो में गए। एक स्टॉप के बाद 2 स्टॉप के बाद मेट्रो आ जाती थी। अच्छा, अब अगर टोटल अकोमोडेशन की कॉस्ट की बात की जाए तो फिर भले हम थोड़ी देर के लिए कुछ होटल में रहे, अच्छे होटल में रहे, फिर देन हम चीपर अकोमोडेशन। कि अगर आप जो है सबसे से जो लोएस्ट उस पे आते हैं हम, तो वो पार्टीशन आता है जिसमें मियाँ बीवी इजीली रह पाते। यानी एक कमरा होगा जिसके अलावा उनका कुछ। हाँ, एक कमरा होगा और एक बेड होगा वहाँ पर, जो कि आप भी समझ ले एक अपर बेड भी होता है जिसका हम लॉफ्ट कहते हैं। आप ना वो भी मिलता है, वो थोड़ा सा और कम भी मिलता है। वो आपको अगर मिल जाएगा वहाँ पर 1200 में मिल जाएगा कपल के। 1200 दे रहा, यानी इसमें सिर्फ 2 बेड है। हाँ, उसे ऊपर या नीचे बेड नहीं होगा, नीचे अगर आप मैट्रेस लगवा दें तो वो हो जाएगा। मैट्रेस आपको वो लोग प्लेस करके दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ऊपर एक बेड होता है। अच्छा, वो लॉफ्ट कहलाता है वहाँ पे लॉफ्ट के नाम से होता है कि लॉफ्ट का में लॉफ्ट बेड वाला रूम चाहिए। वन सेकेंड हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे हम दुबई की बात कर रहे हैं। हाँ, इससे चीपर अकोमोडेशन शारजा में या दूसरे स्टेट्स में मिल जाती है। शारजा में तो बहुत इजीली मिल जाएगा, 1200 में बहुत अच्छा चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन ये है कि फिर आपको जॉब हासिल करने के लिए दुबई आना पड़ेगा अगर आप तो, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दुबई में। ऐसे शारिक भाई, मसला हमारी आवाम का ये भी होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मेजोरिटी अगर हम एज अ कपल की बात करें तो शायद थोड़ा सा पैम्पर्ड इन्वायरमेंट से आते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल स्टूडियो की बात करें, स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें, जिसमें वो जाके रह सकें, थोड़ा सा रीजनेबल लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, तो वो वहाँ पर अकोमोडेशन कितने तक की पड़ेगी? अगर आप दुबई में देखते हैं तो वो आप 2000 प्लस या 2000 तक आपको मिलेगी। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या ऐसा होता है कि मंथ वाइज हम ले सकते हैं? पाकिस्तान की हम बात करें तो 12 महीने के लिहाज से अगर हम करते हैं तो कभी एग्रीमेंट 12 महीने का होता है, कुछ हमें एडवांस देना पड़ता है, कुछ हमें ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो कैसा प्रोसेस होता है? क्योंकि देखें आप शुरू में जब जाएंगे तो आपके पास जो है आपके पास जॉब वगैरह नहीं होगी, कोई अकाउंट वगैरह नहीं होगा, तो आप इंस्टॉलमेंट नहीं करवाते क्योंकि आपके पास चॉइस वगैरह नहीं है। ठीक है, अभी आप शुरू में जा रहे हैं तो ये होगा कि आप दुबई अगर आप आते हैं और आप चारों को मैं स्टूडियो लूँ, आपका बजट अच्छा है तो स्टूडियो वगैरह लो। तो स्टूडियो में ये होगा कि आपको सबसे पहले जो है ना आपका बजट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, 2000 या 2000 प्लस स्टूडियो दुबई में तो आपको मिलेगा। अगर आप शारजा की तरफ जाते हैं तो उससे कम में मिल जाएगा, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट पे कम में मिल जाता है। लेकिन आपके पास वही बैंक अकाउंट होना चाहिए, चेक्स वगैरह होना चाहिए, और मंथली वैसे मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा कम है। लेकिन जो है वो 6 मंथ और 12 मंथ्स की जो है एग्रीमेंट करें वो तो और चीप। यानी अगर हम कहें कि 1500 दिरहम जो है एक एवरेज कॉस्ट है, रीजनेबल कॉस्ट है, तो क्या मैं सही हूँ? हाँ, 1500 में आपको इजीली मिल जाएगा, और इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएगा इजीली। अगर आप चाहेंगे मंथली बेसिस पे तो वहाँ पर भी शारजा में भी मिल जाएगा इजीली। यानी ये 1500 दिरहम का मतलब तकरीबन 1,10,000 हो गया पाकिस्तान। हाँ, 1,10,000 1,10,000 1,15,000 हो गया। बिल्कुल 1.25 लाख। और इस ड्यूरेशन के लिए आपके पास एज अ कपल कितने पैसे होने चाहिए ताकि आप वहाँ पे रह सकें, जा सकें? क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत मैटर करेगी। किसी एक जॉब के लिए आपको कहाँ जाना होगा, किसी एक जॉब के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा,
इवन तो वहाँ पे मेट्रो है, लेकिन मेट्रो के लिए भी ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग कॉस्ट इसमें शामिल कर लें, रहने की कॉस्ट शामिल कर लें, आई थिंक ये फाइनल खर्चा रह जाता है। तो ये कितना आएगा? मैं आपको ब्रेकअप समझा देता हूँ ताकि इजीली हो जाए व्यूअर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो है अपने रहने का बंदोबस्त करना है। अब आपका अगर बजट कम है तो मैं आपको यही कहूँगा पार्टीशन आप ले लें। अगर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं लॉफ्ट बेड में, या एक बेड भी मिल जाता है, सिंगल बेड वाला ही मिल जाता है, वो तकरीबन 1300 या 1400, अगर आप बार्गेनिंग करें वहाँ पे तो 1300-1400, वरना 1500 उसकी वैल्यू होती है। तो आपको मतलब सिंगल बेड में मतलब कपल उसमें लेट सकते हैं इजीली, तो आपको वो मिल सकता है आपको। अब ये एक हो गया लिविंग का। अगर आप लॉफ्ट में आते हैं तो 1200, ठीक है। इसके अलावा जो है खाना पीना आप लोगों का, अगर आप लोग बाय करते हैं बाहर से, अगर आप कुक कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हर हर रोज़ कोई ना कोई डील लगी होती है। आप इजीली कोई चीज़, ये ग्रोसरीज की बात कर रहे हैं, ग्रोसरीज आप बाय कर सकते हैं इजीली और बना सकते हैं। और अगर आप बाहर से कुछ खाएंगे तो आप ये हिसाब किताब लगा लें, अगर आप कम से कम भी 10 दिरहम का आप एक दिन आप दोपहर का और रात का खाना खाते हैं तो 20 दिरहम और पर पर्सन? दिरहम, हाँ, पर पर्सन 20 25 दिरहम को अगर हम पकड़े तो 50 दिरहम पर कपल फॉर अ डे, पल हो जाता है। और 1500 दिरहम मंथली का एक्सपेंस हो जाएगा। वंस अगेन 1,10,000, 1,15,000। हाँ, इस तरह हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 1500 हमारा रहने की कॉस्ट हो गई, 1500 हमारे वहाँ पे सर्वाइव करने की कॉस्ट हो गई। अगर आप बाहर से ही खा रहे हैं तो अगर हमारा 3,000 दिरहम की हम बात करें तो ये तकरीबन जो है 2.25 लाख रुपए बनता है। यानी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले यहाँ पे अटेस्टेशन कॉस्ट एक कपल के लिए 80,000 रुपये हो गई। देन हमारे वीज़ा कॉस्ट भी तकरीबन 80,000 रुपये है। वहाँ जाके हमने 50,000 रुपये अपनी डिग्रीज को मजीद अटेस्ट करवाया। टिकट प्राइसेस तो वेरी करेंगे, लेकिन आज के वक्त पे तकरीबन 1 लाख रुपये की टिकट चल रही है जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज में जा रहे हैं, तो 1 लाख रुपये पर पर्सन की एक टिकट है। और इसके अलावा जो है हमारी तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट आती है लिविंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें। तो ये मोटा मोटा अगर मैं सही तो 6-7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इजीली वो, ये तो इससे भी ज़्यादा आ जाता है। ये तो मैं आपको फिर भी आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको जो है सिम वगैरह भी लेनी है, नए इंटरनेट पैकेजेस खाते रहेंगे, पैकेजेस वगैरह महंगे, कम से कम भी 50,000 पे, कम से कम भी। हमने तो ये किया था कि हमने पर डे के हिसाब से जो होता है, मतलब 1 GB पर डे, उस हिसाब से लगू वाला पैकेज करवाया था। तो मतलब 15 दिरहम की हमने सिम ली थी प्लस पैकेज करवाया था, तो 100 दिरहम तो आपको यही होगा दोबारा। तो इस तरह थोड़ा बहुत चीज़ें जो है ना आपकी आती रहेंगी, खर्चा आता रहेगा। फिर आप जाएंगे बाहर निकलेंगे तो खाना पीना हो गया। मैं तो आपको सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि अगर आप बुक कर सकते हैं तो बाहर बहुत अच्छी अच्छी डीलें लगी हुई होती हैं, और आप वहीं से बाय करके खुद बना लें। बाहर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खा लें तो अद्धा बेनिफिट है। अगर आप सिर्फ जॉब को, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा गवर्निंग फैक्टर है वो एक कपल का है। तो अगर एक इंडिविजुअल जाना चाह रहा है तो मैं क्या समझता हूँ ये कॉस्ट आधी से भी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, काफ़ी कम हो जाएगी इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल जो है बेड स्पेस का ऑप्शन बहुत अच्छा है, वहाँ पे चीपर बेड स्पेस मिल जाता है। तकरीबन आप अगर समझ लें वहाँ पर कम से कम भी जो बेड स्पेस मिल जाएगा आपको 500 तक में मिल जाता है। जैसे यानी हमारी 1,000 दिरहम यानी 70-80 हज़ार रुपये तो तकरीबन अकोमोडेशन के अंदर एक खर्चा बच जाए। 1000 दिरहम बच गए आपके इजीली। 500 दिरहम में आपका बेड स्पेस इजीली हो गया। यानी काफ़ी ठीक ठाक पैसे बच जाए। बहुत पैसे बच जाएंगे इंडिविजुअली अगर आप जाते हैं तो। और इसके अलावा जो है फिर अगर फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो फिर वहाँ पे उनके साथ अगर शेयरिंग में खाना बाहर से भी खाएंगे तो वो भी आधा हो जाएगा। यानी अगर आपसे एक मैं कॉमन क्वेश्चन पूछूं वो ये कि एज अ कपल मूव करना ज़्यादा इजी है या इंडिविजुअल को पहले जाना चाहिए, वो सेट हो जाए, फिर जो है फैमिली को बुलाएं, फिर उसको सेट करवाएं। तो ये जर्नी क्या होनी चाहिए? देखिए, हम तो आपको पता ही है घूमने के लिए गए थे, हमारा कोई ऐसा माइंड नहीं था। लेकिन ये है कि अगर आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा पहले आप खुद जाएँ इंडिविजुअली। आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे बातचीत करें, उनसे मिलें और उनको कहें कि कुछ अगर वो बेड स्पेस पे या पार्टीशन वगैरह में रह रहा है तो उनसे एडजस्ट करवाने की। और उनका अगर नहीं है बेड पार्टीशन वगैरह में रहना है, रूम वगैरह में रहना है, तो उनको बोलें बेड स्पेस करवा दो ताकि मैं जॉब हासिल करने में मेरे कुछ पैसे से बच जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले इंडिविजुअली जाएँ, बेड स्पेस वगैरह ले लें, बहुत अच्छा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है और सेफ्टी वगैरह भी होती है। तो वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि चीज़ें वगैरह चोरी हो जाए, और कम चीज़ लेके आए ज़्यादा अच्छा ही है। 3-4 लाख रुपए का खर्चे के अंदर आई थिंक हो जाएगा। हाँ, 5 लैक्स के अंदर जो है आपका हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा आपका खर्चा। ये तो शालिद भाई, यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपने मूव करने का इरादा कर भी लिया, इमिग्रेशन का इरादा भी कर लिया, तो वाई ओनली दुबई? दुबई के अलावा ऐसी दुबई में ऐसी क्या अट्रैक्शन आपको मिली कि आपने अपने आप को दुबई पे फोकस किया? वाई नॉट एनी अदर कंट्री? अच्छा, ये वहाँ पे ये था कि हमारे वहाँ पे जॉब, इसके अलावा जॉब के पैकेजेस वगैरह भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमें इसका इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि बाकी गाँव का ना, क्योंकि हम तो खाली हनीमून पीरियड पे गए थे और वेकेशन मनाने गए थे। तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, मतलब
कोई भी आपको जो है ना मतलब चलते हुए तंग नहीं करेगा, कोई स्नैचिंग वगैरह नहीं है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। कराची वालों के लिए तो ये थोड़ी सी सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ घायलों की तफरीह बहुत जिंदा होती है। हाँ, यहाँ तो आप मोबाइल लेके चले जाएँ यहाँ पे तो मिलेगा नहीं दोबारा आपको ना। तो वहाँ पे ये है कि आप मोबाइल हाथ में 2-3 मोबाइल लेके चल रहे हैं, इवन गोल्ड भी हाथ में आप लेके चल रहे हैं ना, आपके पास इतना सारा हाथ में गोल्ड भी यूँ करके चल रहे हैं, आप पहन के चल रहे हैं, तो आपको पता है दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ पे जॉब वो चीज़ें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं, इवन कि आपको वहाँ पुलिस वगैरह नज़र नहीं आएगी नियरेस्ट कहीं पर भी आपको चलते हुए, लेकिन ये है कि आपको पता हो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब अपने काम से काम और इतना सब इतना बिज़ी होते हैं कि कोई किसी से बात करने की भी जो है टाइम नहीं होता किसी के पास। यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो एक तो पैसों का तो फैक्टर था ही था, दूसरा आपके जहन में एक लाइफस्टाइल का भी फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था इस डिसीजन में। सिक्योरिटी भी और लाइफस्टाइल भी हो गया और इसके अलावा ये है कि वहाँ पे हमारे जैसे मतलब कराची के ही हो गए या इंडिया के हो गए सारे मतलब कम्युनिकेशन गैप भी इतना नहीं था लोग में और देसी एरिया बहुत ज़्यादा आपको इजीली आप किसी से खुल के बात होती है, ये नहीं कि खाली आप इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो समझते पहले इंग्लिश हो गए सारे अंग्रेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, वहाँ पे फिर आपको जाके आपको ये भी फील होता है कि इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो जिनकी कंट्रीज आपस में इतना लड़ रही होती हैं, वहाँ पे लोग आराम आराम से चिल करके बैठे हुए होते हैं, खा पी रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। हाँ, वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन दोस्त बन गए थे हमारे, इजिप्शियन दोस्त बन गए थे और जो है और क्या कहते हैं और भी बहुत सारे थे वहाँ पे, लेकिन ये कहा इंडियंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब ये है कि आपसे अच्छे वे में बात करते हैं और कोई ऐसा एटीट्यूड वगैरह नहीं होता, मतलब सारे ही अच्छे हैं वहाँ पे, कोई एक दूसरे को ये नहीं है कि ये इंडियन है या ये बांग्लादेशी है या ये XYZ, नहीं, सब आपस में जब रह रहे होते हैं सब आपस में एक दूसरे से अच्छे वे में बात करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, ना कोई जेलसी फैक्टर है इस तरह का कुछ होता है वहाँ पर, सब अपने आपस में मतलब मिलजुल के होते हैं सारे ये। तो शारिक भाई, आप तकरीबन 1 साल से दुबई में रह रहे हैं, तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ वहाँ पे रहने के फ़ायदे क्या हैं? तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ वहाँ पे रहने के एडवांटेजेस बता सकते हैं? वहाँ पे रहने के सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि आपकी एक तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है तो आपको मज़ा उस पे आ रहा होता है। दूसरा ये है कि आप वहाँ पे आप ईज़िली कहीं पर भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कोई आपको जो है ना टेंशन की बात नहीं है कि यार मैं आधी रात को भी निकल रहा हूँ, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी, तो मुझे डर हो सके कि यार अब मैं कहीं जो है स्नैचिंग वगैरह ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन-रात आप धड़ल्ले से निकलें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि आपकी कन्वेंस वहाँ पे बहुत सी है, मेट्रो इतनी ईज़ी है कि जहाँ पे आप ट्रैफिक में फँस-फँस के यहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे आप आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हो। हर जगह पे मेट्रो अवेलेबल है। यानी अगर इस लाइफ़स्टाइल की भी हम बात करें शारिक भाई, इस लाइफ़स्टाइल की बात, अगर इस लाइफ़स्टाइल को भी जीने के लिए मिनिमम सैलरी या मिनिमम इनकम वहाँ पे कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आप आपके लिहाज समझ लें कि अगर आपकी मिनिमम भी हो तो 3,500 तो एटलीस्ट हो। अच्छा, ये हम इंडिविजुअल की बात करें या कपल की बात करें? इंडिविजुअल इंडिविजुअल एज़ अ कपल अगर हम जाना चाह रहे हैं तो? अभी समझ लें अगर कम से कम बताऊँ अगर कपल के लिए तो 5,000 प्लस तो होनी चाहिए, 5,000 टू 6,000 अगर है। इसमें हम बिल्कुल एक बेसिक लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं या कुछ अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं? बेसिक बिल्कुल बेसिक। बेसिक हाँ, मतलब ये है कि आप जो है इतना कोई इसमें मेरे लुइस वुइटन के शॉपिंग शामिल नहीं है। शॉपिंग मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हर महीने शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे ये है कि आपने जो है 2 मंथ्स में 1 दफ़ा कर ली और इसके अलावा जो है क्योंकि आपको पता ही है हम पाकिस्तानी के हमें घर भी पैसे भेजने होते हैं ना, सबको सपोर्ट भी करना होता है, कोई इवेंट आ गया तो उसमें तो ये है कि आप 5 टू 7 कमा रहे होंगे तो आपको वहाँ पे जो है ना आप मुश्किल से मुश्किल बहुत कम पैसे बचा पाएंगे, मतलब मैं ये कहूँ हैंड टू माउथ ही रहेंगे आखिर। तो अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि मैं पर्सनल फाइनेंस से ही ज़्यादा ट्यूटर करता हूँ, तो 5,000 6,000 में आई थिंक एक अच्छा डिसीजन होगा या नहीं होगा? अगर ये है कि आप क्योंकि देखिए हमें तो फ्यूचर भी प्लान करना है ना। हाँ, तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही अर्निंग कर रहे हैं, दूसरा सिर्फ नहीं कर रहा, दूसरा खाली घर पे है या कुकिंग वगैरह कर रहा है, तो फिर वो मैनेज कर रहा है, सेविंग नहीं कर पाएँगे। 2 अगर कर रहे हैं तो समझ लें अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, तो आप आराम से 3,000 तो ईज़िली तो बचा सकते हैं और यानी 2 सवा 2 लाख रुपए के आप माहाना बचत कर सकते बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छा लाइफ़स्टाइल भी गुज़ार सकते हैं आप उसमें, ये होगा। अच्छा, ये तो वैसे एक थोड़ा-सा बचकाना सा सवाल है, लेकिन क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि लाइफ़स्टाइल डिफरेंस कितना है पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करने में? बहुत अच्छा है आप मैं तो ये कहूँगा जब आप वहाँ पे जाते हैं आप दूसरों को देखते हैं वहाँ पे हर कोई इवन राइडर भी जो है ना तो वो आईफोन लेके घूम रहा होता है जब आपको डिलीवरी करने आएगा तब उसको देंगे 3 कैमरा वाला मोबाइल तब उससे इंस्पायर हो जाता है यार ये इसके पास आईफोन है हमारे पास नहीं है। ये भिखारी भी मैदान में आ रहा होगा। और हाँ पे ऐसी मतलब हर चीज़ जो है ना मतलब हर किसी के पास एक तो आईफोन है और अच्छी मतलब कोई गोल्ड पहना हुआ है या फिलीपींस वहाँ पे इवन गोल्ड पहन के घूम रहे हैं तो आप उनसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं यार इन लोग के पास किसी इवन के वो स्टोर में काम कर रहा है
आप किसी चीज़ शॉप पे बाय करने गए ग्रोसरी, तो वो हाथों में जो है ना वो गोल्ड पहन के जो है डाइपिंग गोल्ड सब चीज़ें, तो उससे बड़ा इंस्पायर होता है यार ये क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ के रेट काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे जितने एक्सपेंसिव है वहाँ पे काफ़ी जो है ना आपको अच्छे बजट में मिल जाती है चीज़ें, तो यह उससे मोटिवेट काफ़ी हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ आई थिंक एनवायरनमेंट की वजह से भी बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट्स की वजह से भी बहुत अच्छी है। आई थिंक मिलावट वगैरह नहीं है चीज़ों में। गोल्ड के अंदर तो मैं कहूँगा प्योर गोल्ड, तो वहाँ पे अब यहाँ पे आके बेचे तो काफ़ी अच्छे पैसों में बिक जाता है यहाँ पे। और दुबई के गोल्ड वगैरह में तो ये है कि हाथ के हाथ ले भी रहते हैं। दुबई का गोल्ड आप लें वहाँ पे और ईजी रीजनेबल ग्रोसरीज वगैरह के लिहाज से अगर हम बात करें, रीज में बताया ना आपको मैंने डील लगती रहती है वहाँ पे। तो आपने ये है कि आपने 2-3 करीब करीब के जो स्टोर हैं आपने उनको फेसबुक पे लाइक कर लिया और वहाँ पे हर मंडे हर वेडनेसडे और फ्राइडे को डील लगती है, जहाँ से जो चीज़ आपको बाय करनी है आप डील। कुछ मेजर चेन स्टोर्स के नाम बताना चाहेंगे? वहाँ पे अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरा जो एरिया है वो भी डेरा ही है और क्या कहते हैं काफ़ी सारे जो है वहाँ पे नियरेस्ट आप समझ लें नेस्टो है, नेस्टो पर काफ़ी फेमस है वहाँ पे। नेस्टो कॉल भी था बड़ा मशहूर। नेस्टो है और अंसर है वहाँ पे, अंसर मॉल है एक है और डे टू डे है, डे टू डे हो गया। और इसके अलावा केयरफॉर वगैरह भी काफ़ी। केयरफॉर वगैरह, हाँ मॉल्स के अंदर केयरफॉर वगैरह बना होता है, तो यहाँ पे डील्स वगैरह लगती रहती हैं। आप लाइक कर लें फेसबुक पे, आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो आप वहाँ पे आप जब भी कोई ग्रोसरी बाय करने जा रहे हैं वहाँ पे आपने चेक किया कितने की है, वहीं से रेट आपने चेक किए, यहाँ सस्ता आज यहाँ सस्ता तो यहाँ से बाय कर ले। इस तरीके से मैनेज करना है आपने आपको। अच्छा शारिक भाई, बेसिकली हमने अगर अपने पॉडकास्ट को ब्रेकडाउन बताया तो हमने लोगों को ये बता दिया कि वो कितने पैसों में दुबई शिफ्ट हो सकता है। दुबई में रहने के उनको जो है पैसे भी बता दिए हमने कि कितने पैसे हमको लगेंगे और हमने ये भी बता दिया कि लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है, जब आप पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट होते हैं तो वर्क इन्वायरमेंट कैसा है? वर्क इन्वायरमेंट में क्या इजीली बंदा जो है वो अपने आप को ढाल लेता है या परेशानी होती है? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब हम काम कर रहे होते हैं कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किस्म का माहौल होता है, थोड़ा सा घुटन होती है, कुछ बहुत लीनियंट माहौल होता है। इन बिटवीन वाले भी कुछ हमारे पास ऑफिस एनवायरनमेंट होता है। दुबई में ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शुरू में तो आपको जो है ना अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, शो कराना पड़ता है कि भाई कि हम जो है कर सकते हैं और जो है हमारे अंदर पोटेंशियल है। आप जहाँ पर भी शुरू में जाएंगे आप बिल्कुल इजीली लाइट ना लें हर किसी चीज़ को। इवन आप सेल्स में जाते हैं या ऑपरेशन में जाते हैं कहीं पर भी थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप सेल्स में जाएंगे थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा सा मतलब ये है कि थोड़ा सुनना भी पड़ता है। आप यहाँ पर गए बॉस डांट टपट, अगर आप वहाँ पर रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर वो फिर अपना माइंड डाल देंगे यार ये जो है ना जो सही बंदा नहीं है, ये शायद ही कर पाए। लेकिन आपने थोड़ा सा अपने जो है ना सुकून से और तहम्मुल के साथ अपने जो है ना अपने काम को लेकर चलना है हर जगह। इवन कि आप होटल्स वगैरह में हैं या आप किसी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में है या आप सेल्स में हैं, हर जगह आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा शुरू में। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ, जो एक्चुअल मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे? टॉक्सिक तो ऐसा देखिए एक मार्केट के अंदर एक मिथ हो रहा होता है कि पाकिस्तानियों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर होते हैं। यानी अगर आपको एक सर्टेन कम्युनिटी मिल जाती है तो पाकिस्तान को शायद इतना आगे नहीं निकलने देता है। क्या ये बात सही है, गलत है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जो हमारे यहाँ हमारे ही जो बंदे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, वो एक दूसरे को काटने में लगे हुए होता है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, वो चलता है उनसे। और इवन अगर मैनेजर भी होगा तो मेरे ख्याल से वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडियंस को प्रेफर करेगा या बाकी जो है कंट्री वालों को प्रेफर करेगा। और दूसरों वाले हमें प्रेफर करते हैं। सबसे अच्छे तो मैं यही कहूँगा उन लोगों को, इंडियंस युवा में बहुत सपोर्टिव है। इंडियंस इवन मैनेजर भी हो या आपका स्टाफ भी हो तो वो बहुत सपोर्टिव होता है। उनके दरमियान ये नहीं होता कि ये पाकिस्तानी है या ये हिंदुस्तानी है, सारा कुछ भी नहीं है। वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। मैनेजर्स भी मैंने जितने भी देखे वो बहुत सपोर्टिव है, लाख दर्जे पाकिस्तानियों से। अगर आपको पाकिस्तानी मैनेजर है तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि चेंज कराओगे कोई और ही कर ले। इंडियंस भी अच्छे हैं वहाँ पे, फिलीपींस भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। कोई अच्छा, ये तो आपका एक्सपीरियंस था। आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया जो कि ये बात कहता है कि यार वर्क के लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है या मुझे जो सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं या काम के ऐसे क्योंकि ज़ाहिर है हम अगर सेल्स की ही बात करें तो ऐसे टारगेट्स दे दिए जाते हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होते हैं अचीव करना है। तो कोई आपके जहन में कोई ऐसी स्टोरी आती है या कोई आपके सराउंडिंग से कोई ऐसी स्टोरी आती है जिससे ये हम अपने व्यूअर्स को बता सकें? देखिए एक तो ये है कि अगर आपकी टारगेट बेस्ड जॉब है और अगर आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप ये है मेहनत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं और इम्प्रूव करते हैं और आप शो कराते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ और जो है टाइम लगाते हैं, थोड़ा अपना दिखाते हैं, तो आप जो है ना कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। इवन आपका मैनेजर कोई भी हो, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, कोई भी हो, लेकिन इंडियन मैनेजर होगा तो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा बनस्बत पाकिस्तान की, ये जो सच्ची बात है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं इंडस्ट्री जहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, हॉस्पिटैलिटी के बाद हॉस्पिटैलिटी हो गई या कोई भी आप यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है पक्की पकाई मतलब पक्की जॉब होती है वहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस के बगैर। लेकिन वहाँ पे मुझे इंडियन ज़्यादा नज़र आता है।
इंडियंस की तादाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। समझ लें आप 60 to 65% इंडियन है, फिर थोड़े उसमें फ़िलीपींस की काफ़ी डिमांड हो गई है, वहाँ पे फ़िलीपींस तो काफ़ी ज़्यादा वो किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तानी आते हैं, फिर बांग्लादेशी वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो बिज़नेस कर रहा होता है, वो ज़्यादातर जो है ना वो जॉब फील्ड में नहीं है। ये तो शालिक भाई, अब हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि क्या-क्या चैलेंजेस उनको सामना करना पड़ेगा जब वो दुबई या किसी भी कंट्री मूव करना चाहेंगे। ज़ाहिर है हम तो अभी दुबई को फोकस कर रहे हैं। जब आप दुबई गए तो आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? और क्या ये आपकी फील्ड से रिलेटेड चैलेंजेस थे? हर बंदे को शायद सेम चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, डिफरेंट चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। इसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएँगे? जो हमें सबसे बड़ा जो हमारा मसला ये हुआ था कि जब हमने जॉब अपने जो है एज़ पर जो हम जो टीचिंग है वाइफ़ का और मेरा ऑपरेशंस है, बैंकिंग से हूँ, तो हमें जो है ना अपने हिसाब से जॉब की जो है ना हमारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ नहीं रहा था। अच्छा, तो फिर हमने फील्ड जो है ना वो फिर शिफ्ट की। हम फिर सेल्स की तरफ मूव हुए हम दोनों ही। अच्छा, हमने बोला चलें फिर हम करते हैं फिर सेल्स की तरफ। तो ये था लक अच्छा ये हुआ कि मैं बैंकिंग की तरफ था, तो मेरा काफ़ी अच्छा जो ये पॉइंट हुआ कि मुझे बैंक से फिर काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आने लगती। तो ये वो फिर जब मैंने अपने सीवी में ऐड कर दिया कि मैं सेल्स वगैरह मुझे ऐड करना पड़ा ये कि सेल्स वगैरह भी करते हैं हम, जो पर्सनल लोन हो। यानी आपने जॉब के लिहाज से अपनी सीवी को टीवी अपडेट किया है। और ये भी हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जो है अपनी सीवी को बहुत हल्का लेके चल रहे होते हैं। तो आपने जितनी मेहनत जॉब हंटिंग में करनी है ना, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी अगर आपकी सीवी अप टू डेट नहीं है और जिस मार्केट में आप काम करने जा रहे हैं उस मार्केट के हिसाब से नहीं है, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। और जो जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, हम वो क्या करते हैं, जॉब देखते हैं आया, विदाउट एनी अपडेशन हम अपनी सीवी को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपने एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट अपनी सीवी को कुछ ना कुछ अपडेट करना होगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अपनी जो सीवी वो अपडेट करनी होगी एज़ पर द जॉब रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे। तो ये होगा क्योंकि फिर वो क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं, भले आपकी जो है वो आपके पास कोई ऐसा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि मैं कर चुका हूँ पास में सब चीज़ें। क्या नहीं, हमें पे स्विमिंग और क्रिकेट वाली हॉबी से आगे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल निकलना पड़ेगा, भले आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ हो या ना हो, क्योंकि जब उनको बंदा समझ में आ जाता है, तैयारी कर सकता है, पोटेंशियल है इसमें, तो वो फिर ऑफर लेटर आप वो इशू कर देते हैं। चलें, अगर हम इसी के सेल्स के ऊपर टॉपिक की ही बात करें तो सेल्स के अंदर हमारी क्या एजुकेशन जो डिपार्टमेंट दे रहा है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, इसके अलावा कोई और ऐसा कोर्स करना चाहिए, इसके अलावा कोई और स्किल्स हासिल करनी चाहिए जो कि वहाँ पे इनको सेल्स के लिए एटलीस्ट हेल्प करे व्यूअर्स को? नहीं ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं है कि आपको कोई ऐसा कोई कोर्स वगैरह करना पड़े। हाँ, अगर आपकी जो है मार्केटिंग जो है स्किल अच्छी है और आप कन्विंस कर सकते हो किसी अगले बंदे को आगे जो बैठा हुआ है, तो आप इजीली जॉब वहाँ पे आपको मिल सकती है, क्योंकि आपने आपको इंटरव्यू में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वो यही देखते हैं कि इसकी स्पीच कैसी है, ये बंदे को आगे जो फ्रंट में बैठा हुआ है उसको कन्विंस कर सकता है, अपना प्रोडक्ट बेच सकता है या नहीं बेच सकता। अगर आप बेच सकता है तो वो इजीली आपको जो है ना वो जॉब ऑफर इशू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने मार्केटिंग वगैरह में काम किया हुआ है या आपने कोई प्रोडक्ट सेलिंग में यहाँ पर कोई काम किया हुआ है और बैंक से रिलेटेड में सीएस वगैरह काम किया हुआ है, तो वो फिर एडिशनल आपका पॉइंट अच्छा ये है कि आपको जॉब इजीली मिल सकती है। अच्छा, तो शालिक भाई, अगर मैं पाकिस्तान से मूव कर रहा हूँ, दुबई की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो कोई कल्चर डिफरेंस मुझे मिलेगा वहाँ पे? नहीं, कल्चर डिफरेंस तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो भी मुस्लिम मुल्क है वहाँ पे, तो ऐसा कोई कल्चर डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये है कि इंडियंस की मेजॉरिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनके फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। तो ये है कि ईद भी मनाई जा रही है, तो होली भी हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं? सारे होता है, मतलब पाकिस्तानी और इंडियन भी अच्छा, क्रिसमस भी है बिल्कुल। हाँ, तो सारे जो इवेंट आ रहा है वो सारे मनाए जा रहे हैं। यानी कह सकता हूँ दुनिया दुबई जो है एक सॉर्ट ऑफ मिनी वर्ल्ड है, हाँ, जहाँ पूरी दुनिया जैसे अब मौजूद है और सब कुछ मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन लेट्स से अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि वो अगर बेसिकली एज अ मुस्लिम भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको आई थिंक इस्लाम फॉलो करने में कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, नहीं, आपको तो क्या कहते हैं पाँचों टाइम नमाज़ होती है वहाँ पे, अज़ानें वगैरह हो रही हैं। आप चाहें नमाज़ पढ़ें वहाँ पे, ख़वातीन की भी है मस्जिद के अंदर। आप करें, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। मुसलमानों को कोई ऐसा फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। अच्छा शारिक भाई, इसके साथ साथ हमने ये तो देख लिया कि आपसे मैंने जब डिस्कशन किया कि तकरीबन 8,000 दिरहम जिस पे हमने कहा एज अ कपल आपको मूव करने की ज़रूरत है, तो कोई ऐसी हिडन कॉस्ट है जो आपको अब तक पता चले, यार ये तो पहले मुझे नहीं पता थी, दुबई मूव किया 3, 4, 5, 6 महीने के बाद आपको पता चली कि ये भी हिडन कॉस्ट होती है दुबई के अंदर मूव करने की, जिसके बारे में आप व्यूअर्स को बताना मूव करने की तो ऐसा नहीं है कि हाँ, जॉब करने की हो तो जॉब के बाद जो नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल हमें टैक्सेस का तो पता है, टैक्सेस वहाँ पर मिनिमलिस्टिक टैक्सेस हैं, बैट ये बहुत मोस्ट लाइकली हम बात करें, लेकिन फाइन्स वगैरह होते हैं या इस तरीके की चीज़ें कुछ ऐसी बता सकते हैं? हाँ, फाइन्स वगैरह ये होता है कि आपने जो है ये हाँ, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको पता हो कि भाई मेट्रो में जो है ना ये पानी पीना, च्युइंगम वगैरह, पानी मेरा भी अलाउ नहीं है? पानी वगैरह अलाउ नहीं, पानी नहीं पी सकते आपने, और सोना नहीं है आपने वहाँ पे। ये भी अलाउ नहीं? हाँ, ये भी अलाउ नहीं है। अगर वहाँ पे उन्होंने देख लिया तो आपको फाइन कर देंगे, कम से कम भी 400 से स्टार्ट इनके जो है ना फाइन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जो है मेट्रो में जो है अपने
ना सोना है, ना पीना है, ना कुछ खाना है, इस तरह कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बस में भी यही सेम रूल है, बस के अंदर भी यही सेम रूल हो गया। और आप जब बाहर चल रहे हैं तो आपने देख के मतलब जो है ना रोड क्रॉस करना है, इवन जब ग्रीन लाइट होगी तो इस तरह यहाँ पर तो नहीं है ऐसा कुछ, तो गाड़ियाँ रोकी हुई ग्रीन लाइट, यानी इंसानों की तरह वहाँ पे आपने जैसे कि हाँ तरह जिंदगी गुजारना है, लोग इंसानों की तरह गुजारना वहाँ पे शुरू कर देते हैं जब वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल सही। ये है। अच्छा शारिक भाई, आप बेसिकली एज अ कपल भी वहाँ पे रहे, अभी आप सिंगल भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको कोई वहाँ पे ऐसा अकेलापन महसूस हुआ है, चाहे एज अ कपल की बात करें या चाहे सिंगल लाइफ की तौर पे बात करें, कोई ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस दिया हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें की हों? हाँ, शुरू में थोड़ा-सा हुआ था जब वाइफ़ चली गई थी तो बड़ा मुझे वो हुआ कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, क्योंकि वो पता है ना फिर सारा कुछ खुद ही करना पड़ता। तो ये था कि सुबह का नाश्ता कौन करेगा, किस तरीके से होगा, वाइफ़ नहीं है, तो कौ फिर आना-जाना, फिर घूमना-फिरना ही थोड़ा कम हो जाता है। फिर बंदा अकेला थोड़ा-सा रह जाता है। ये है कि दोस्त वगैरह थे, थोड़ा सपोर्ट रहा उनसे, फिर जैसे ही टाइम बढ़ता गया, एडजस्ट होते रहे और फिर जो है ना माइंड फिर उस तरफ से आ गया। जब आप फिर जॉब के अंदर जाते हैं, तो फिर आप उसी में ही रख देते हैं पूरा वही शाम रात, फिर आप सिर्फ सोने और खाने के लिए आते हैं। तो फिर इतना पता ही नहीं चलता। क्या ये लाइफ रिकमेंडेड है वैसे? शुरू में अगर स्ट्रगल फेस पे तो फिर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप जो है ना मतलब आगे मतलब 3 साल 4 साल के बाद आपको थोड़ा-सा वो होता है कि फैमिली मैटर करती है, फैमिली को होना चाहिए साथ में। तो आप पूरी ज़िंदगी जो है अकेले नहीं गुजार सकते, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। अच्छा, दुबई में शारिक भाई एक मसला ये भी आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपने दुबई का लाइफस्टाइल एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया ना, शायद आपको दुनिया में कोई और लाइफस्टाइल पसंद नहीं आएगा या आप दुनिया के हर लाइफस्टाइल को जो है उसी तरह से इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो दुबई में मूव करने के बाद आपका लाइफस्टाइल के बारे में क्या ओपिनियन है? दुबई में थोड़ा-सा असल ये है कि थोड़ा चीपर भी है और आपको हर तरीके का मिल जाता है वहाँ पे ना, जिस तरह का आप लाइफ़स्टाइल चाह रहे हो उसमें कन्वर्ट रहता है। ये नहीं कि बाहर कि आपको यही रूम है तो यही लेना है, आपको टैक्सी में ही जाना है। हर चीज़ से वहाँ पे हर चीज़ सहूलत है, खाना-पीना ईज़िली मिल जाता है। पाकिस्तानी फूड, स्पाइसी से लेके सारी चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाती है, इसलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। हाँ, और बहुत इंस्पायर होता है सब आप उन चीज़ों से ना। तो ईज़िली ये दुबई थोड़ा-सा मतलब अच्छा भी है और वहाँ पे आपको साफ-सफाई, मेट्रो, ट्रैवल, सिक्योरिटी वगैरह रिलेटिव ऑलरेडी होते ही हैं। इसे देखें दुनिया के कुछ हिस्सों में क्या होता है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है तो शायद लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं होता। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है तो हम देखते हैं दुनिया के बहुत-बहुत बड़े-बड़े मुल्कों में भी, उनके बड़े-बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी इस लेवल की नहीं होती। लेकिन मिडल ईस्ट और ख़ास करके दुबई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको लाइफस्टाइल भी अच्छा मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा मिलेगा, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। बस आपने वहाँ जाके मेहनत करनी है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और कोई रिलेटिव होता ही है तो ये होता है कि आप फेस्टिवल में कि कोई ना कोई रिलेटिव होता है तो उनके पास चले गए ईज़िली, बाकी आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर आप अकेले ही होते हैं, फेस्टिवल में अकेले करने में अब पाकिस्तान की वापसी लोग नॉर्मली आ जाता है, अगर बहुत ईज़िली आ जाते हैं ना। हाँ, 2 घंटे की फ्लाइट है, हैदराबाद पहुँचने में 1.5 घंटा, दुबई से यहाँ पे आने में 2 घंटा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही 2 घंटे में आप ईज़िली आ जाते लेकिन इमिग्रेशन में 1 घंटा लग जाता है वहाँ। हैं। ये तो है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है कहीं न कहीं एडजस्ट। अच्छा, इसी तरीके से क्या आप बताएँगे कि आप जिस तरीके के जॉब एनवायरनमेंट पे हैं, तो क्या आप कोप कर पा रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस में? क्योंकि ज़ाहिर है आपने ही सारे अपने चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो कितना मुश्किल होता है? उसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? वो कुछ ऐसी चीज़ें लेके जा सकते हों जो कि इनके लिए आसानी हो, कुछ पैसे बचाने के लिए या कुछ इस तरीके के मामलात करने के लिए, कोई ऐसी स्किल्स सीख के जाएँ, शायद फॉर एग्ज़ाम्पल खाना पकाना सीखने के लिए जाएँ। कुकिंग मैटर्स करता तो ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? हाँ, कि आप कुकिंग अगर बिल्कुल भी किचन में जाते ही नहीं हैं, आप ऐसे ही पाकिस्तानी मज़ेदार ऐसे थे कि वो किचन में जाते ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा अगर थोड़ी इनिशियल कुकिंग अगर आप वगैरह कर सकते हैं या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चावल ही बॉयल कर दिए, खाली राइस बॉयल कर दिए और कुछ इस तरह की कुछ हांडी टाइप बना ली, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि वो आपका जो है ना पैसे भी बचा लेगी और क्या कहते हैं और ये है कि हेल्दी फूड हो जाता है, बाहर से काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आप वो दिन में भी चाह सकते हैं, रात में भी चाह सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि कुकिंग ज़रूर सीख के जाएँ, थोड़ी बहुत। क्लीनिंग वगैरह? क्लीनिंग वगैरह की वहाँ पर तो होती रहती है, वहाँ पे क्लीनिंग तो बहुत होती रहती है, वैसे कोई नहीं, एंड जैसे हम अपने घर के साफ-सफाई की बात करें, वॉशिंग वगैरह के लिए क्या होता है? वॉशिंग मशीन वगैरह वहाँ पे तो सारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कुछ नहीं है, खाली आपने कपड़े डालना और सर्फ डालना है और 1 घंटे के अंदर आपको कपड़े साफ कर एक पॉइंट जो मैं शायद पूछना भूल गया था, जो हम फ्लैट लेते हैं वो फर्निश्ड आता है या जी, जी, फर्निश आते हैं। आप जैसे अगर आप स्ट्रगल फेज़ में जा रहे हैं ना मतलब आपने पार्टीशन ले लिया, कोई भी ले लिया, इवन स्टूडियो भी लेते हैं, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन वहाँ पे ऑलरेडी होती है। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती क्योंकि अब वॉशिंग मशीन हो गई, वहाँ पे टीवी हो गया और माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। बेसिक एमिनिटीज़ आपको मिल रही होती हैं। बिल्कुल मिलेंगी सर आपको। तो शारिक भाई,
दुबई मूव करने के बाद आप हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि आपको मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई पॉजिटिव चेंज नज़र आया, कोई आप थोड़ा-सा मेंटल ड्रेन आउट हो गए थे? उस लिहाज से क्या व्यूवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो किसी भी कंट्री में शिफ्ट करता है? हाँ, जब आप अकेले होते हैं थोड़ा-सा स्ट्रेस में होते हैं। ये था कि जब मैं गया था तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ गया था। तो जब वो गईं उसके बाद मैं थोड़ा-सा जो है ना वो डिप्रेस हो गया, स्ट्रेस में अकेला आ गया। अकेला हो गया था, किस तरीके से मैनेज होगा, अकेला किस तरीके से रहूँगा, क्या होगा, ये था। लेकिन ये है कि पॉज़िटिव ये था कि जब आपके पास अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है, तो फिर आप थोड़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि क्या चीज़ है, इस समय मुझे करना चाहिए आगे, इधर-उधर, काफ़ी सारी चीज़ों में जो होता है। लेकिन टाइम टू टाइम फिर आप जो है ना मैनेज करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ-साथ आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है? और क्या एक नॉर्मल सिंगल बंदा वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, किस रूटीन को फ़ॉलो कर सकता है? देखिए नॉर्मली ये है कि आप जो है आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठ रहे हैं, तो आप जो है फिर आपको पता है ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस के बाद आपको कोई काम नहीं है। तो आप जब पूरा दिन ऑफ़िस में लगाएँगे, शाम में आएँगे तो आपकी ये है कि टाइम टू टाइम आप ईज़िली नमाज़ पढ़ लेते हैं। वहाँ पे खाने का पता होता है, वो खाना दोपहर में खाना है, शाम में खाना है, रात में। रात में फ्रेंड्स वगैरह सारे मिल जाते हैं आपस में, जो आप थोड़ा टाइम लगाएँगे, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी बन जाएँगे वहाँ पे। तो ये होगा फिर ये दिन में तो आपको पता है ऑफ़िस ही है। शाम में जब आप आए वापसी तो फ्रेश वगैरह होके फिर आप जाएँगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं बाहर खा लिया, कुकिंग कर ली। मैं यही कह रहा हूँ कुकिंग आप सीख के जाएँगे तो आपके बहुत जो है ना पैसे बचेंगे, मैं आपको सही बता। अच्छा, लेट्स से हमारी 9 टू 5 जॉब है, वहाँ पे भी 9 टू 5 कल्चर है या 9 टू 6? अगर आप जो है नॉर्मल जॉब की तरफ जाते हैं, अगर आप होटल की तरफ नहीं जाते हैं, तो आप 9 टू 5 जॉब है, वरना अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी। आपको लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कपड़े भी दिए जाएँगे। तो लेट्स से 9 टू 5 जॉब है, तो उस 9 एएम तक जॉब तक पहुँचने से पहले मुझे ट्रैवल कितना करना पड़ता है? अप्रॉक्सिमेट की बात करें, एवरेज की बात करें, एंड रिटर्न ट्रैवल टाइम कितना होता है? ये है कि अगर आप मेट्रो से करीब है, तो आपका टाइम नहीं लगेगा। मेट्रो तक तो आप इज़िली पहुँच जाएँगे, लेकिन थोड़ी आजकल मेट्रो में बहुत रश होने लग गया है। बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो द वर्ल्ड हैज़ कम टू दुबई। तो हर कोई जो है ना दुबई में आ गया। तो दुबई में इतना रश होता है कि मेट्रो में कि आपको जो है ना बस जैसे बस स्टैंड में हम कराची में हम खड़े चिपक-चिपक के खड़े बिल्कुल। उसी तरह चिपक-चिपक के आप और ज़ाहिर है ये डे टू डे मतलब टाइम पे बहुत वेरी करता है। यानी जब मैं दुबई में था तो मुझे एक ड्राइवर ने कहा था कि अगर आप अपने जॉब के लिए 7 साढ़े 7 बजे जैसे निकल रहे हो, तो आप 9 बजे पहुँचोगे। लेकिन अगर आप 7:35 को निकलते हो तो आप साढ़े 9 बजे पहुँचोगे, क्योंकि 5 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक वेरिएशन आ जाता है अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें। और मेट्रो में इसी तरीके से रश भी उस हिसाब से ही बढ़ता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है कि फॉर सबकी जॉब जो है स्टार्ट जो होती है वो ऑफ़िस की टाइमिंग 9 बजे से ही होता है। तो आपने ये करना है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप करीब हैं, तो आप थोड़ा-सा आधा घंटा जितनी जल्दी निकल लें तो ज़्यादा अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साढ़े 8 बजे समझ रहे हो कि मैं साढ़े 8 बजे निकलूँगा तो 9 बजे ईज़िली पहुँच जाऊँगा, तो नहीं। आप 8 बजे निकलें, आपको जो है ना क्राउड थोड़ा कम मिलेगा। 8 बजे लोग कम आते हैं थोड़े। 8 बजे आप निकलेंगे तो ईज़िली आप 8:35, 8:40, 8:35-40 तक आप पहुँच जाएँगे। और अगर आप सवा 8 या साढ़े 8 करते हैं तो आप 9 बजने से 5-10 मिनट पहले ही पहुँचेंगे। वो फिर वही भागम-दौड़ी वाला फ्रेश फिर डिपेंडिंग अपॉन आपकी जॉब कहाँ है और आप रह भी कहाँ रहे हैं, वेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस सवाल को पूछने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि क्योंकि दुबई एक एक्सपेंसिव सिटी है और इनिशियली हम शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करके भी जा रहे होंगे। बहुत से लोग लोन्स वगैरह लेके भी जा रहे होंगे, तो एक तो अगर हैंड टू माउथ है तो आप ज़ाहिर है वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो कोई ऐसी साइड हसल जो ईज़िली वहाँ पे बंदा जो है वो कर सकता है विदाउट चैलेंजिंग द लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। हम कोई ऐसा काम ना कर रहे हो जो कि उस मुल्क के कानून के खिलाफ हो। तो कोई ऐसी साइड हसल जो हमारा एक आम पाकिस्तानी वहाँ पे कर सकता है, और क्या उसके लिए उसके पास टाइम भी होगा? साइड हसल तो ऐसे कुछ नहीं कहा, जब तक आपके पास एमएनएस आईडी नहीं है, तो आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा। जो भी जॉब पे रहेगा वो फेक होगी। आपसे काम तो करवा लेगा, आपको पैसे नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप फिर आपको बैंक में पैसे तो नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, आपको कैश से भी बात हुई, आपको पता है कि यार इसके पास एमएनएस आईडी नहीं है, विजिट वीज़े पे, चलो मैं इससे काम ले लेता हूँ। और फिर ये होगा कि मैं इसको कैश देता हूँ। आप भी मुतमईन होगे, चलो यार अब तक मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं जो है वो कैश पे काम कर लेता हूँ। तो वेजेस समझ लें आप। तो ये एट द एंड ये होता है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जो है ना वो धोखा दे जाते हैं, फेक होते हैं। और जो है आप ऐसी कोई जॉब नहीं करें, इंटरनल सबके एमएस आईडी हो, क्योंकि कल को आप क्लेम करने जाएँगे ना, तो ये होगा कि आप वो फ़ोन बोलेगा जाके क्लेम कर लें, आप ही पकड़े जाएँगे क्योंकि आपका एमएस आईडी नहीं है, आपने जॉब कैसे करी। तो कोई भी ऐसी साइड हसल नहीं है जो कि विद इन द लॉ हो, जो हम अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं टू अर्न सम एक्स्ट्रा कैश? ये आप कर सकते हैं कि आपके अगर कुकिंग वगैरह कोई अच्छी है, तो आप ये करते हैं कि मेस वगैरह लोग जो लगवा लेते हैं, अगर आप वहाँ पे किसी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर। टिफ़िन सर्विस आपके कोई सराउंडिंग में है लड़के वगैरह जो खाना का पसंद कर रहे हैं और आपसे सर्विस देना चाह रहा है, तो आप उनको दिन और रात में खाना प्रोवाइड दिया। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कॉमन एक काम, एटलीस्ट कराची के हद तक मैं बात करूँ, कि यहाँ पे लोग जो हैं वो दिन में कुछ भी काम कर रहे होते हैं, शायद स्टूडेंट भी होते हैं, शाम में ये फूड पांडा या बाइक या इस तरीके की सर्विसेज वगैरह के अंदर जाके कुछ पॉकेट मनी टाइप डेवलप कर लेते हैं।
तो क्या वहाँ पर भी इस तरीके की जो सर्विस है, आई थिंक मैं बिल्कुल ज़हन से निकल गया, तो वो सर्विसेज़ के अंदर भी हम एनरोल हो सकते हैं अगर मैं दिन में जॉब कर रहा हूँ, रात में मैं इस तरीके का काम करूँ? जस्ट द सेक ऑफ नहीं, नहीं, वो इस तरह की कुछ भी नहीं आप पढ़ सकते। आपने अगर आपको ये जॉब मिल गई है तो आप वही कर सकते हैं खाली। आप वो कोई भी जॉब हो, इवन एक्स-वाई-ज़ेड, आप अगर होटल में हैं या आप ऑपरेशंस में कोई भी क कंपनी में हैं, तो आप आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं, शाम के टाइम 6 बजे के बाद आप आ गए, आपके पास है कोई ई-कॉमर्स टाइप कुछ काम कर ई-कॉमर्स टाइप रहता है। बाकी आप आउटडोर काम करना चाह रहे हो, कोई इस तरह फूड डिलीवरी का, तो नामुमकिन है और कोई जॉब देगा भी नहीं, एक जॉब के अलावा कोई जॉब। तो अगर हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से ही सवाल करें, तो वहाँ पर जो है कुछ लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है या आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं? नहीं, आप डायरेक्ट काम करते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अमेज़न वगैरह पर जाते हैं तो फिर आपको कुछ परचेज़ वगैरह करना पड़ता है कोई ब्रांड वगैरह से। वैसे तो ई-कॉमर्स के लिए तो कुछ आपको तो घर में बैठे करना है, तो उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है कोई? लाइसेंस वगैरह तो कुछ सब रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप पूरा आप सेटअप बना के कर रहे हो, कोई कंपनी वगैरह खोल रहे हैं, तो फिर उसके लिए सेट होते हैं कुछ जो है लाइसेंस वगैरह चाहिए होंगे। लेकिन ऐसे इंडिविजुअली करना है, घर में बैठ के आप पार्ट टाइम के लिए तो उसकी कोई ज़रूरत। अच्छा, हमारी अक्सर जो एज़ अ कपल की अगर हम मूव करने की बात करें, ये क्वेश्चन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमेजिन करते हैं जो हमारा मर्द आदमी है वो तो कोई ना कहीं जॉब कर भी रहा है जो जिसके लिए वो आया है, और फीमेल्स जो है वो विजिट वीज़ा पर नॉर्मली आ रही होती हैं या स्पाउस वीज़ा पे आ रही होती हैं, तो वो भी कुछ ऐसा काम कर सकती हैं जो कि विद इन द लॉ हो। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी विद इन द लॉ है, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ खर्चा भी साथ साथ चलता रहे, कुछ सेविंग्स बिल्डअप हो सकती हैं। हाँ, वो लेडीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो मेस सर्विस प्रोवाइड कर देती हैं। अगर वो अच्छी कुक हैं और खाना प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि वहाँ पर किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो खाना बनाए खा सके। शुरू में तो बड़ा मोटिवेट होता है कि खाना बनाएँगे, हम करेंगे सब चीज़ें। उसके बाद जब फिर वो आप थक जाते हैं, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता, तो आप फिर उसी तरफ जाते हो कि आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो। अगर आप कोई अच्छा खाना बना सकते हैं, तो फिर आप जो है उनको शुरू में अपना टेस्ट वगैरह खाने का आप दिखाएँ, उनको खिलाएँ-पिलाएँ, फिर वो मोटिवेट होंगे, तो फिर वो आपसे ऑब्वियसली सर्विस लेंगे, क्योंकि बाहर की अगर आप एक डिश भी खाने आते हैं, कम से कम भी जो है वो 10 दिरहम से स्टार्ट होती है अच्छी डिश। 10 दिरहम आप समझ लें, आप 10 दिरहम में खाली एक बिरयानी मिल रही है, तो फिर आपको कोल्ड ड्रिंक में चाहिए तो कुछ चाहिए, तो 15 दिरहम लगते हैं, और आप फिर मंथ से हम मल्टीप्लाई कर लें। तो आप ये है कि अगर हम मेस स्टार्ट करते हैं तो 250-300 में जो है ना मंथली आपको बंदा जो है ना ईज़िली मिल जाएगा कि 250 पे करे, आप उनको पूरा सर्विस प्रोवाइड कर दें। और 250 दिरहम पर 250 दिरहम और साढ़े 250 दिरहम में होता है, उसमें क्या क्या खाना शामिल होता है? उसमें ये होता है एक दिन में एक डिश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा मेन्यू बनता है पूरे वीकेंड का। ठीक है। एक दिन में दाल हो गई, एक दिन बिरयानी हो गई। ये दोनों रोज़ के लिए होता है, एक वक्त के लिए? ये होता है, अगर आप यहाँ पे मुझे पैकेज पता है, 250 में जो है वो 2 टाइम्स है, और 350 में तीनों टाइम। 3 टाइम्स मतलब ये है कि कुछ नाश्ते के नाश्ता में हल्का-सा फुल्का-सा मिल जाएगा, लेकिन आपको आफ्टरनून में और इवनिंग टाइम में खाना मिलता है आपको। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल भी कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ की बात करता हूँ, ट्रेड की बात करता हूँ, टाइम वर्सेस एफर्ट की बात करता हूँ। तो डू यू थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट, इट्स वर्थ द मनी कि हम 250 दिरहम जो है वो खर्च करें, अपना टाइम बचाएँ, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ करें? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप है बजट अच्छा है, आपका सैलरी अच्छी है आपकी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप 350 में आप कोई अच्छा सा पैकेज ले लें, जिनका खाना आपको पसंद आए, आपको वो प्रोवाइड करके जाएँगे, खाना भी सब चीज़ें भी, और इतना खाना होता है कि आपने सुबह नाश्ते में भी कर लेते हैं आप इज़िली। तो आफ्टरनून का हो गया, इवनिंग का हो गया, दोनों खाना का बचाएँ, टाइम बचाएँ अपना, और वहाँ से सर्विस ले लें जो अच्छा बनाते हैं, उनसे जिनका पसंद है, क्योंकि वहाँ पर जो है इंडियंस के भी फूड अवेलेबल है, मेस के, पाकिस्तानी भी फूड अवेलेबल हैं। तो ये है कि अगर इंडियंस को आपका फूड पसंद आएगा, तो वो भी आपकी ही तरफ आएँगे। अच्छा, खाने की बात कर रहे हैं और हम कराची को ना जोड़ें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई थिंक थोड़े अगर हम बात करें, हम सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं जब हम कंट्री से बाहर जाते हैं, तो वो कराची का खाना है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि आपने अपने घर में सबसे ज़्यादा क्या मिस किया? मतलब आप जब दुबई में थे, तो आपने इस शहर के हवाले से कुछ मिस किया, घर वालों के लिए आपसे कुछ मिस किया, वो आपकी क्या फीलिंग है, तासुरात है? सबसे ज़्यादा तो हमें घर की बिरयानी, और यहाँ की कराची की बिरयानी वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर मतलब नॉर्मली वहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं होती खानी, तो आप ज़्यादातर बिरयानी को ही मिस करते हैं। वैसे बिरयानी लवर्स तो बहुत ज़्यादा होता है, तो बिरयानी को ज़्यादा मिस करेंगे। वहाँ पे बिरयानी आपको मिलेगी, ये नहीं कि नहीं मिलेगी, आप नीचे जाएँगे आपको बिरयानी मिल जाएगी। एक यारी रेस्टोरेंट था वहाँ पे, वो भी अच्छी नहीं दे रहा? लियारी रेस्टोरेंट्स जो है ना, वो हर जगह नहीं है ना, वो भी सिर्फ डेरा की साइड पे ही है। तो अगर आपको कहीं और है तो फिर उसके लिए आना पड़ेगा, और वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है, 10 बजे के बाद आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी वो लियारी बिरयानी। तो ये है कि हाँ, वही उसकी बिरयानी सिर्फ अच्छी है, बाकी किसी की भी बिरयानी इतनी अच्छी कोई ख़ास नहीं है, आपको नॉर्मल लगेगी। तो ये है कि अगर वहाँ पे अगर करीब है तो आप रोज़ाना जा सकते हैं, बाकी जो है फिर आप ऑर्डर पे मंगाएंगे तो फिर वही कॉस्टली पड़ जाएगा। खाना हमने मिस किया कराची का वहाँ पर? बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा हम खाने को मिस करते हैं। और ये है कि बिरयानी हो गई, और ये कढ़ाइयाँ जो हम यहाँ बनवा के स्पाइसी बिरयानियाँ कढ़ाइयों में खा रहे हैं, और ये दुब्बा वगैरह बना रहे हैं ऐसे चीज़ें, वो आप ऐसा कुछ मिठाई वैसे भी थोड़ा स्पाइस पे कम ही होता है, और
बहुत स्पाइसी, बहुत कम है। हालांकि खाता वो भी ज़्यादातर मतलब गोश्त ही है, लेकिन वो थोड़े से स्पाइस लेवल कम रखते हैं। हाँ, स्पाइस बहुत। इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप मिस करते हैं दुबई में पाकिस्तान के हवाले से या कराची के हवाले से? तो ये फैमिली को ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं हम, ये है कि फैमिली इन्वायरमेंट नहीं होता घर, हमने अम्मी अब्बू को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब नहीं है और अम्मी अब्बू नहीं है और फैमिली नहीं है और कोई इतने रिलेटिव नहीं है, होते हैं लेकिन बहुत कम, इसके बाद टाइम नहीं होता। टाइम ही नहीं होता, जो बेसिक सी बात होती है। इतना फास्ट पेस लाइफ है वहाँ की। बहुत, किसी को बात करने का टाइम नहीं है, ये कि मोबाइल पे आप फ़ोन करके बात कर लें, इतना टाइम नहीं। खाली वीकेंड्स वगैरह भी होगा यार तो हमारे फेस्टिवल्स वगैरह हो जाते हैं जिसमें हम मिलते हैं। जैसे लेट्स से अब कराची की लाइफ ही होगा, हम बात करें तो मोर और लेस वो भी सिमिलर टाइप की लाइफ हो गई है। तो घर पे अगर मिलते तो खाने के टाइम पे ही मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और रिश्तेदारों से मिलते तो वही कोई ना कोई शादी या एक तरीके की शादी हो गई यहाँ, मिल रहे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एज इट इज़। बिल्कुल वहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा फास्ट इन्वायरमेंट है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ करने का, अपने ही काम में लगे रहेंगे। तो शायद भाई अब हमारे व्यूअर्स को हम थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे। जब हम दुबई मूव करते हैं और एक एवरेज पाकिस्तानी की बात करें तो यहाँ पे शायद 50,000 60,000 रुपये कमा रहा होता है। इसमें कुछ रेंट भी दे रहा होता है, कुछ बेसिक ग्रोसरीज भी कर रहा होता है, यूटिलिटीज़ भी कर रहा होता है, कुछ बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी खर्च कर रहा होता है, कुछ हेल्थ केयर के ऊपर भी खर्च कर रहा होता है। अब अगर मैं सेम लाइफस्टाइल दुबई में रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे कितने पैसे कमाने होंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपकी जो जॉब स्टार्टिंग हो वो 5,000 से, एटलीस्ट 5,000, चलिए 4,500 भी होती है तो ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली आप वहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि इंडिविजुअली रह रहे हैं तो आप फिर बेड स्पेस की तरफ चले जाएंगे तो वो चीपर होती थोड़ी, 500 आप उसमें ले लें। और अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो 350 लग जाता है पूरा पैकेज। 500 अकोमोडेशन, 350 ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अब जो एक्सपेंस होता है ज़्यादातर वो खाने पीने का होता है। अगर आप कुक कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें बचत हो जाएगी, लेकिन अगर आप कुक नहीं कर रहे और आप फिर उस हिसाब से लगा लें पर डे के हिसाब से, सुबह का नाश्ता आप छिपर कम से कम 5 दरम का आपने ले लिया, अंडा पराठा खा लिया, 5 दरम लोगे। फिर आप जाएंगे दोपहर में कम से कम 10 दरम, फिर रात में 10 दरम, 25 दरम ही होगा हर डे। अब पूरे मंथ का आप लगा सकते 750 दिरहम तकरीबन होंगे। ये सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम ये कुकिंग करते हैं तो कितना हो गया? कुकिंग में आप बहुत बचा लेंगे। आप जो है वेजिटेबल्स ला के रख देते, चिकन ला के रख देते हैं, तो आपकी कॉस्ट आधी हो जाएगी। अच्छा, यानी अगर हम इसको लेके चलें तो 750 दिरहम 60,000 रुपये हो गए पाकिस्तानी। और अगर आधी की हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि 400 समथिंग दिरहम के साथ का हो गया। 300-400 में आप डिपेंड है, आप खाली चिकन ही खा रहे हैं या फिर आप लेकिन लेट से हम वंस अगेन वर्ष की तरफ लेके जाते हैं तो 550 दिरहम हमारी अकोमोडेशन कॉस्ट हो गई, 350 हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई, और लेट से 750 ही अभी तक हमारी ग्रोसरी या खाने पीने की कॉस्ट होती है। तो ये तकरीबन अभी मोटा मोटा 1800 समथिंग बना। 1800-2000 आप लगा लें, हो जाएगा। कम्युनिकेशन का अगर वो भी लगा लें, आप सिम वगैरह का भी लगा लें, पैकेज हर महीने करना पड़ेगा इंटरनेट का। कितना होगा वो पैकेज? 50 दरम कम से कम। तो ये तकरीबन 1600 हो गए। इसके अलावा कोई और एडेड एक्सपेंस? इसके अलावा तो ऐसा कुछ एडेड एक्सपेंसिव नहीं है। ये है कि आपको वाईफाई वगैरह वहाँ पे रूम वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन ये बाहर ट्रैवलिंग के लिए आपको 50 दरम का पैकेज। अच्छा, यहाँ पर एक व्यूअर्स को एक बात और भी बतानी होगी कि ये तो 1500-2000 जो हमने बात करी है, बिल्कुल एक तो पहले बेसिक है, और ज़ाहिर है इसके अंदर कोई किसी किस्म के शश शामिल नहीं, ये कौन बताता है। अच्छा, इसके बाद आप ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी कुछ पैसे भेज रहे होंगे, और बिल्कुल एक बात ये भी होती है कि आप अपने जैसे फैमिली वगैरह को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं आप लेट से वाइफ को ही बुलाना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें कितने पैसे लगते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये पैसे भी आपके अपनी सैलरी से ही सेव करने होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सबसे पहले तो ये होगा कि आपको वही शुरू में जो अपनी वाइफ की जो है डिग्री वगैरह है, अटेस्टेशन वगैरह सारी चीज़ें वही भी। अच्छा, जॉब के लिए और बगैर जॉब के लिए? जॉब के लिए ज़्यादा तो क्या, आप अगर आएंगे, अगर आपको इन फ्यूचर जॉब भी करवाना है, हाँ, आप करवा लें, सही भी ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आने के लिए, खाली आपको स्पॉन्सर करना है उनको। अच्छा, तो स्पॉन्सर करने के लिए तो वही है कि नादर से आपका सर्टिफिकेट वगैरह जो है अटैच करवाना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करवा। पुलिस वेरिफिकेशन? पुलिस वेरिफिकेशन तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो वहाँ से करवाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये है कि आपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट है, और अगर बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें अटैच करवानी पड़ेंगी। उसके बाद वो वहाँ से अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट 4000 सैलरी होगी आपकी, तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर दें, और वहाँ पे तकरीबन 1200 से 1500 तक जो है वो खर्चा है स्पॉन्सर का पर पर्सन। ये पूरे साल का होता है, 2 साल का है मेरे ख्याल। अच्छा, 2 साल का है, तो फिर दोबारा से आपको ये पैसे देने होंगे? फिर 2 साल बाद फिर दोबारा से। ये आपकी कंपनी तो नहीं देती हो? नहीं, कंपनी नहीं करती ये आपका इंडिविजुअली होता है। ये लेट से आप कितना, आपने दोबारा से रिपीट करेंगे कितना था ये कम से कम आपकी सैलरी 4000 होनी चाहिए, ठीक है। और 1500 तक जो मुझे आइडिया है, क्योंकि वैसे 1200 मैंने देखा था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 1500 तक का। 1500 तक में आप जो है कि अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और ये है कि वो 2 साल तक के लिए होगा। 1500 दिरहम आपने सेव करना है, तो यानी अगर हम 6 महीने की बात करें तो आपने 300 दिरहम इसके लिए भी सेव करना है। अच्छा, ये तो स्पॉन्सर वीज़ा की बात हुई, फिर ज़ाहिर है आपने उनको बुलाने तो टिकट के खर्चे भी होंगे। फिर वीज़ा हो गया, फिर टिकट हो गया,
ये 2 चीज़ें आप बचाएँ। वीज़ा अलग होता है स्पॉन्सर के अलावा? अब ये 1500 के अंदर वीज़ा शामिल नहीं, 1500 के अंदर नहीं, सॉरी ये थोड़ा-सा गलत हो गया। इस वीज़ा जो वो स्पॉन्सर जो आप करेंगे ना, फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं कि वीज़ा चढ़ जाएगा। वीज़ा कट गया। ये स्पॉन्सर कर दिया ना आपने, तो वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी वीज़े पे आ गई है। ठीक है? फिर खाली टिकट का खर्चा है, खाली आपने टिकट के लिए आपको बुलाना है। अच्छा, फिर इसमें अगर आपके बच्चे हैं तो उसका कोई एडेड एक्सपेंस होता है या 1500 के अंदर? नहीं, इसका फिर अलग से वही पर पर्सन मैंने आपको बताया ना। अच्छा, यानी अगर आपके एक बच्चा है तो उसके भी 1500 ही आपने दिया? हाँ, इसी तरह 1500 जितने वो डिस्काउंट कर देते हुए 100 फिर कोई डिस्काउंट नहीं, इस तरह ऐड होता रहेगा। फिर वहाँ पे आने के बाद उनकी एम्बेसडर आईडी बनेगी, वो वाले का खर्चा 300 उसमें कितना खर्चा है? 300 साढ़े 300 का। 300 से 350, यानी लेट से अगर मोटा-मोटा भी लेके चलते हैं तो दुबई आने के लिए 2000 दिरहम का कुछ खर्चा है उनका 2 साल का। और एमिरेट्स आईडी कितना टाइम में रिन्यू करनी होती है? ये वही 2 साल तक के लिए बच्चा होगी। यानी 2000 दिरहम पर पर्सन 2 साल का खर्चा है। 2 साल के खर्चे। यानी आप नहीं, अगर मैं इसको, यानी मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 2000 दिरहम एक फैमिली मेंबर है और अमूमन हम समझते हैं कि 2 बच्चे हैं तो 6000 दिरहम का ये खर्चा है। तो आपने 6000 दिरहम को डिवाइड करना है 24 से, बिल्कुल सही है। तो तकरीबन 250 दिरहम की आपके महीने की ये भी सेविंग होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सेविंग तो फिर ये है कि फिर आपने घर पे भी तो पैसे भेजने होंगे, वो किस हिसाब से भेजने हैं, वो भी देखना पड़ेगा आपको, घर पे कितने भेज रहे हैं। उसके बाद जो है छोटा-मोटा इस वजह, और हाँ, मेडिकल तो आपको खाली आपकी कंपनी आपको वहीं पे देगी, यानी आपका मेडिकल होगा, बाकी जो बच्चों का बावर्ची या बच्चों का नहीं। वो ऐड नहीं होगा। तो मेडिकल वहाँ पे कितना बड़ा एक इश्यू है, कितना बड़ा मतलब एक सेटबैक है जब आपको कोई डॉक्टर की तरफ जाना पड़ता है? मुझे एक केस याद है कि मेरे एक स्टूडेंट की वहाँ पे कोई मतलब जो कमर होती है उसके डिस्क का कोई इशू आया था। तो इतना बड़ा कॉस्ट, हालांकि वो काफ़ी टाइम से वो इनकी फैमिली दुबई में रह रही थी, उन्हें कराची आके वो इलाज करवाना पड़ा था। तो कितना बड़ा हेल्थ के वहाँ पे एक इशू है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करवा, देखिए अच्छा तो बहुत होगा, ज़ाहिर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन फाइनेंस के लिहाज से कितना बड़ा एक सेटबैक होता है? देखिए, ये होता ही है कि फॉर एग्जांपल आप खाली यहाँ पे बीमार पड़ते हैं और यहाँ पे आप जाके चेक करवाते हैं चीज़ें, तो कितने मतलब 500 या 1000 तक अब नॉर्मली खर्चा आता है खाली डॉक्टर को दिखाने के। तो वहाँ पर आप ये समझ लें, अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम भी 100 से 150 तक का हर डॉक्टर का खाली विजिटिंग चार्ज। अच्छा, विजिटिंग चार्ज, ये खाली मेडिसिन अलग है। मेडिसिन अलग है। मेडिसिन भी बहुत महंगी, मेडिसिन भी जो स्टार्ट होती है वहाँ पे 80 दिरहम, 100 दिरहम इस तरह से स्टार्टिंग है मेडिसिन की। तो ये जब भी हम लोग यहाँ से पैनाडोल के तो सारे पत्ते लेके चले आते। मैंने तो पैनाडोल वहाँ से लेके आया था, पैनाडोल बड़ी अच्छी थी वहाँ की। हाँ, लेकिन ये है कि नहीं, काफ़ी सारे लोग यहाँ से सजेस्ट करते हैं, बाकी पैनाडोल हम यहीं से लेके गए साथ है। पैनाडोल इजी नहीं मिल जाती, बाकी जो है काफ़ी डॉक्टर ज़ाहिर है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो देते नहीं। वहाँ पर नहीं देते, और वहाँ पे फिर आप डॉक्टर को दिखाएंगे 150 दिरहम ये होगा। फिर मेडिसिन वगैरह लेंगे 80 दिरहम 70 दिरहम की कोई भी मेडिसिन जो है वो स्टार्ट होती है। तो मेडिकल का भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। जब आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वाइफ को या किसी को भी, तो उसकी जिम्मेदारी जो भी बच्चे बीमार होते हैं या वाइफ बीमार होती है, तो फिर उसका भी खर्चा लाजमी है, वो आपको कंपनी बेयर नहीं करेगी। कंपनी इस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ये तो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हो गए। तो आपको जिस सैलरी में आप हैं, तो क्या उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेविंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? हाँ, सेविंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। हमारी ये है कि सेविंग हम कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ, तो मैं इजीली सेविंग भी कर लेता हूँ, घर वालों को भी पूछवा, तो सेविंग की हो जाती है। अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं? जैसे हम पाकिस्तान में रह के म्यूचुअल फंड में, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मुख्तलिफ तरीके की जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? वहाँ पे इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट ये मेरा, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा-सा रिफ्रेश करूँ, कि हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो एक बहुत मिनिमल अमाउंट से जो है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं, या स्टॉक की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो वहाँ पे भी आप मिनिमम अमाउंट से एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम दुबई में बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे क्या म्यूचुअल फंड या स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट खोल सकते हैं? क्या आपको इस बारे में पता है? नहीं, इतना आइडिया तो नहीं है इसका, क्योंकि ये फिर ये अंदर ऑपरेशंस के ही और लोगों के ही तो इतना वहाँ पर यानी आप खोल नहीं सकते, या आइडिया नहीं है? नहीं, आइडिया नहीं, वहाँ पे है भी नहीं इतना मेरे ख़ास से, क्योंकि मैं इतना गुस्सा नहीं इस फील्ड में ना, हम लोग तो सेल्स से रिलेटेड हम घुसे रहते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। तो वहाँ पर एक बंदा लोकली किस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो ये है कि या आपने कुछ अपना सोचा है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ? नहीं, मैंने ऐसे तो अगर आपको देखें इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर वहाँ पर जो हो रही है ना, मैं आपको जो बताऊँ, प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा हो रही है। डेन्यूब। हाँ, डेन्यूब हो गए, बहुत सारे हो गए। अभी तो मैं सुना है कि बैरियर टाउन के जो हमारे वो हैं, क्या नाम है उनका, वालिद रियाज साहब, वो भी इन्होंने जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पे, जो मैंने अभी तक नोट किया है। तो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग उसमें कर रहे हैं। हाँ, बाकी जो है लोग अपनी कंपनीज़ वगैरह खोल के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कुछ लोग तो ये करते हैं, कंपनी खोली, उनको वीज़ा इशू आता है, हाँ, बिल्कुल 7-8 लोग को, तो वो उसको बेच के और पैसे कमा लेते हैं। ये तो फिर एक घरेलू चैनल है, हम प्रेफर तो नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके का अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, जैसे ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, तो ये थोड़ा-सा ये है कि फिर आपको बैंक्स वगैरह की तरफ जाना पड़ता है। थोड़ा-सा ये इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि आप जो है
बैंक से सेविंग अकाउंट में है कि सेविंग अकाउंट में 6% 5% मिल जाता है, वही पर एनएम के हिसाब से दिवाड़ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपको थोड़ा सा उसमें टाइम लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा मैनेजर्स वगैरह से। इसी तरीके से आप जब पैसे पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं, और एक बात तो ये है कि पाकिस्तान पैसे भेजना तो चले एक सिंपल सा प्रोसेस है, समझ में आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे अल्लाह ना करे सिचुएशन आ जाती है कि पाकिस्तान से पैसे भी दुबई भेजने पड़ते हैं, कोई कोई ऐसा कोई इशू वगैरह आ जाता है, तो ये दोनों सिनेरियोस कितना आसान है, इसमें कुछ कॉस्ट वगैरह लगती है, क्या लगती है, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? नहीं, आप वहाँ से यहाँ तो आप पैसे इजीली भेज सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं कि आपने वहाँ से अकाउंट से ट्रांसफर किया, विद इन 5 मिनट्स के अंदर जो है वो अकाउंट में पैसा आ जाता है। बिल्कुल, रेमिटेंस के तो रेमिटेंस हो गई या कोई भी एप्लीकेशन, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई वहाँ पे। कुछ एक दो का नाम बताना चाहेंगे व्यूअर्स? सबसे अच्छी जो चल रही है वो है टैप टैप फ्री फॉर, वो है मतलब क्या कहते हैं, लाइफ ही है कि आप जब भी आप पैसे कोई कटौती नहीं है, रेट्स भी अच्छे मिल जाते हैं एज पर मार्केट, वो है। और इसके अलावा जो है एतिसलात की भी है बहुत सारी, उनके वो भी शुरू करते हैं उन्होंने भी, वो भी एक्सचेंज करने। यानी वहाँ से आप पाकिस्तान नीचे के पैसे इस ऐप्स के थ्रू भेज सकते हैं। उसके थ्रू आप जो है ना मिनटों में पैसे भेज देंगे। और अगर पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता मुझे पैसे वहाँ पे भिजवाने हो तो कोई ऐसा सिनेरियो? ऐसा तो कोई यहाँ से पाकिस्तान बैंक्स वगैरह तो ऐसे कुछ नहीं भेजेंगे, आप बैंक्स वगैरह जाएंगे तो यही बोलेंगे वेस्टर्न यूनियन वगैरह? हाँ, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप हाँ चले जाएंगे एक्सचेंज के थ्रू, तो वहाँ पे आप वहाँ से एक्सचेंज से आप ले सकते हैं। बाकी ये कोई फ्रेंड वगैरह आ रहा हो तो वो ला दे, या कोई वहाँ पे कोई रिलेटिव है तो करते, वरना एक्सचेंज के अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है आपका। बैंक इसमें कितने पैसे लग जाते हैं अगर हम बात करें? वहाँ से तो चलो हमने देख लिया 0 फीस है, यहाँ से अगर पैसे भेजना चाहें तो? यहाँ से आप भेजेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तानी हिसाब से कुछ वो ले लेंगे, मतलब ये है कि 400 500 पाकिस्तानी रुपीस ले लेंगे, सब तो नहीं। पर ट्रांजेक्शन इतनी फीस ज़्यादा नहीं होती है एक्सचेंज की भी कोई पाकिस्तानी के हिसाब से। तो शायद भाई, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अगर वो दुबई में मूव कर रहे हैं, फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, बच्चों के साथ मूव कर रहे हैं, क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? दूसरा, वहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई है, एडुकेशन है, वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, और क्या कॉस्ट है उस एडुकेशन के हवाले से? देखें, अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपका पैकेज अच्छा है तो आप जो है दुबई में मूव करें, और वहाँ पे बच्चों का एजुकेशन दे, बहुत अच्छी एजुकेशन है वहाँ पे। ये है कि कम से कम भी है, और जाने को तो 15,000 दरम तक भी आती है मंथली। कम से कम कितनी है? कम से कम भी 600 है, 700 है। अच्छा, ये हम पाकिस्तानी स्कूल की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी स्कूल? पाकिस्तानी? आज तो अगर हम एक मतलब मिडिल ईस्टर्न स्कूल की बात करें तो वहाँ पर ये कितनी हो जाएगी? देखिए, कम वहाँ पे फिर जो है स्टार्टिंग जो है ना वो 12,000 से स्टार्ट होते हैं। पर मंथ? 12,000 10,000 भी है पर मंथ? हाँ, है लोगों की है इस तरह की, मैंने खुद देखे हैं वाउचर्स वगैरह। क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग आते हैं, जो जब हम उससे सारी चीज़ें मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई हमारी इतनी फीस जा रही है, 10,000 मंथली इस तरह भी जा रही है। कुछ कुछ के होते हैं कि 6 महीने के हिसाब से, लेकिन उनके फिर जाते हैं 35,000 है, 40,000 है। तो कॉस्ट जो है वहाँ पे स्कूलों की वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक तो ये स्कूल की फीस है ज़्यादा, फिर कोई और एडुकेशन एक्सपेंसिव या स्क्रीन एक्सपेंस शामिल होता है एडुकेशन से रिलेटेड ही? जैसे पाकिस्तान में तो हम बच्चों के मतलब कोचिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ भी बात करते हैं, स्टेशनरी की भी बात करते हैं, तो वो चीज़ें वो एक्सपेंस कितना आएगा? तो एक मिनिमम एडुकेशन जो कि अच्छी एडुकेशन है, पर बच्चे की पर मंथ कॉस्ट क्या आएगी? अगर आप जो है कोई उनको हाई-फाई स्कूल में डालते हैं, जैसे मैंने वो बताया जिनकी 10,000 फीस, एवरेज की बात करते हैं। एवरेज अगर आप पाकिस्तानी स्कूल में डालते हैं तो वो 600 से स्टार्ट है, 600 से 700 शारजा में, दुबई में, शारजा में। तो ये इस तरह से स्टार्ट है। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत आपको ट्यूशन खुद से भी देनी पड़ेगी, अगर आप प्राइवेट ट्यूटर रखते हैं वहाँ पे, तो उसकी भी एक अलग फ़ीस होती है। अब वो जो डिपेंड है वो कैसे हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनका, उनकी भी तकरीबन स्टार्ट होगी 500 से स्टार्ट होगी, वो भी 1000 तक या 800 तक जाएगी। 500 तो मिनिमम। यानी अगर मैं बात कहूँ तो अब विदाउट ट्यूटर 1000 दिरहम एक अच्छा नंबर है पर बच्चे की एडुकेशन? हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप स्कूल में फ़ीस दे दें अच्छी, ताकि आपको ट्यूटर की ज़रूरत ही ना हो। सारी चीज़ें वो वहीं पे कवर कर लेते हैं, कहीं पर भी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी? नहीं, ट्रैवलिंग को शामिल नहीं है। ट्रैवलिंग ये है कि फिर आपको जो है, या तो आपके पास अगर कार है अपनी, तो वो फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा छोड़ने लाने पिकअप करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास जो है आप वैन वगैरह लगवाते हैं, तो उसकी एक अलग जो है वो फ़ीस चली जाती है। वो डिपेंड है कि स्कूल कहाँ है, आप कहाँ से स्कूल कहाँ है, कहाँ से ले रहा है, वो फिर वो अलग हिसाब से का। वैसे आपने दुबई और शारजा की बात करी, तो दुबई से पिकअप है और शारजा पर ड्रॉप ऑफ है, तो अब ये कितनी फीस? ये तो बहुत ज़्यादा फीस हो जाएगी उसकी, वो भी तकरीबन जो है वो 1000 तक जा सकता है, 1050 तक जा सकते हैं, बिल्कुल। तो यानी अगर हम व्यूअर्स को बताएं तो केवल 1500 से 2000 ये फीस पड़ रही है पर बच्चा, जिसमें बिल्कुल एवरेज एडुकेशन है, कोई हाई-फाई एडुकेशन शामिल हाँ, नहीं है। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए शारिक भाई, मिडिल ईस्टर्न कंट्री के वाले से हम एक सवाल करें तो वो बेसिकली अपनी कभी भी नेशनैलिटी वगैरह तो देते नहीं, चाहे आप इनको कितना ही अच्छा सा क्यों ना कर लें, और वो वहाँ पे टेम्परेरी वीज़ाज़ वगैरह ही दे रहे होते हैं, गोल्डन वीज़ाज़ ही दे रहे होते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ एक्सपर्ट,
आपका क्या इसमें एक अपना पर्सनल डिसीजन है कि आप दुबई में कितने टाइम तक रहेंगे, या एक टेम्पररी मूव है, या आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है वहाँ पे दुबई के लिहाज से? हाँ, देखिए अगर आप जो है मियाँ-बीवी दोनों कमा रहे हैं और अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छा सेव कर रहे हैं, तो आप इसको फिर कंटिन्यू रखें, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि इससे हम जाएँ जहाँ पे हमें नेशनलिटी इशू हो जाए, तो ये है कि कुछ टाइम आप वहाँ पर दें और फिर आगे यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करें, ठीक है? और अगर आप यहीं पे शूट होना चाह रहे हैं, तो फिर ये है कि दोनों के पैकेजेज़ या आपके अकेले के पैकेज अच्छा होने चाहिए। मेरा तो ये है कि प्लान के मैं अपनी फैमिली को बुला लूँ, अगर मैं बुला सकता हूँ, अगर मेरे को इतने थोड़ा-सा हो तो मैं बुला लूँ, ठीक है? अगर मैं जो है वो अफ़ोर्ड कर सकता भी हूँ तो। तो इसके अलावा जो है अगर हम कर लेते हैं, बुला लेते हैं तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि फिर ये होगा जब आपके पास एवरेज आईडी आ जाती है वहाँ की, तो आगे के निकलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। आप बनिस्बत आप पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप दुबई से अप्लाई कर रहे हो, तो चांसेस वहाँ के ज़्यादा होंगे दुबई से अप्लाई करने के। तो ये है कि अगर आप यूरोप सॉफ्टवेयर जाना चाह रहे हैं, तो आप ये है कि पहले दुबई आ जाएँ, थोड़ा टाइम दें और वहाँ चले जाएँ, वरना दुबई भी इतना कोई बैड ऑप्शन नहीं है, आप दुबई में भी सर्वाइव कर सकते हैं ईज़िली। और नहीं, इश्यू यहाँ पर ये होता है ना, जो लोग हैं वहाँ पे जिस तरीके के लाइफ़स्टाइल से अपने आप को सराउंड कर लेते हैं, वो जब वापसी पाकिस्तान आता है, अपनी कंट्री आते हैं, शायद चलो पाकिस्तानी इंडियन की भी हम बात करें, इंडियंस को भी वो नेशनैलिटी तो नहीं देते। जब हम अपने ओरिजिन कंट्री पे दोबारा आते हैं, तो वहाँ पर अपने उस तरीके का लाइफ़स्टाइल तो डेफ़िनेटली नहीं मिलना, तो ये एक सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो अगर मैं एक सिनेरियो डेवलप करूँ कि 4 या 5 साल सबसे पहले आपने अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, जिसमें आपको सेविंग्स वगैरह भी कर लें और कुछ आइडिया भी हो जाए। उसके बाद आप कोई यूरोपियन कंट्री की तरफ या कोई ऐसी कंट्री की तरफ चले जाएँ जो कि आपको नेशनैलिटी दे सकती है। बिल्कुल भाई। तो वो स्टेप करना चाहिए और उसके बाद दोबारा दुबई आना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक पाकिस्तानी आईडी से, पाकिस्तानी पासपोर्ट से किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप यूरोपियन आईडी या पासपोर्ट से एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ पे सैलरीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाती है, मिल रहा होता है ये। तो ये स्ट्रेटेजी कैसी है? क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है? क्या ये इसकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप जाएँ यहाँ से दुबई से आप जो है वहाँ बाहर जाते हैं, वहाँ पे टाइम लगाते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं और फिर दोबारा दुबई आ जाते हैं, तो जिस पैकेज पे आप उस वक़्त होंगे उससे काफ़ी डबल अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। ये है, क्योंकि हमारे रिसेंटली कज़न जो थे वो गए हैं बाहर और उन्होंने बाहर की नेशनैलिटी ली है, ठीक है? उसके अलावा जब वो दोबारा आए और सेम कंपनी हुई या मतलब रिलेटेड कोई उसी फील्ड से थी, तो उनको पैकेज उससे काफ़ी बहुत अच्छा मिला। फिर उनके पासपोर्ट पे हमेशा जो है पासपोर्ट के मुताबिक भी जो है ना, वो आपको सैलरीज़ भी दी। और ज़ाहिर है, जब मैं व्यूअर्स की बात ही बताऊँ, जब आपके पास एक सेकंड पासपोर्ट हो जाता है, उस सेकंड पासपोर्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आपके लिए शायद ट्रैवलिंग भी ईज़ी बन जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी होता है। तो अगर आपके पास एक फॉरेन पासपोर्ट है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग भी ईज़ी हो जाती है। आपका वीज़ा प्रोसेस बहुत ईज़ी हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। कहीं डायरेक्ट आपको ई-वीज़ा मिल जाता है। तो ये सेकंड पासपोर्ट हमेशा एक प्रायोरिटी होना चाहिए, जो आई थिंक डे टू डे लाइफ़ में बंदा भूल जाता है जब वो दुबई या इस तरीके की फास्ट लाइफ़ गुज़ार होता है। हाँ, दुबई में ऐसा चाहिए है ना कि इतना फ़ास्ट है कि आपको किसी चीज़ का सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आप पूरा दिन ऑफ़िस में, उसके बाद घर वालों को टाइम देना, सबसे बात करना, तो खाना वाला सब चीज़ें करनी। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा टाइम निकालें और दूसरी तरफ भी सोचें, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। यानी अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, तो शॉर्ट टर्म में आपका गोल ये होना चाहिए कि यार सबसे पहले तो खुद जॉब मिले। मीडियम टर्म आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं अब कैसे अपनी फैमिली को यहाँ पे रिलोकेट कर सकूँ और उसके हिसाब से अपनी कुछ इतनी सेविंग कर सकूँ, जिससे या तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। और लॉन्ग टर्म गोल जब आप बात करें ना, तो लॉन्ग टर्म गोल आपका ये होना चाहिए कि या तो आप कोई अच्छी कंट्री मूव कर सकें दुबई के बाद, जहाँ से आपको आपकी उनकी नेशनैलिटी मिल जाए, जिसके बाद आप वापसी भी दुबई आ सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दुबई वापसी क्यों आता है? वंस अगेन इसकी वजह ये है कि अब तक जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो यही बात कहते हैं कि दुबई जैसा लाइफ़स्टाइल, दुबई जैसा माहौल उनको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता। तो अगर आप दुबई वापसी आते हैं किसी और पासपोर्ट के साथ, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। वो बदलेगा दिल जो है ना फिर वही दुबई में रह जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो फिर डर-डर के बाहर निकलता है। आप मोबाइल लेके नहीं निकलेंगे एक्सपेंसिव, सच बात बताऊँ मैं आपको। आप अच्छी चीज़ें पहन के नहीं निकलेंगे, क्योंकि फिर आप डरेंगे यार मैं नज़रों में आ जाऊँगा। आप अच्छी गाड़ी नहीं लेंगे, चोरी ना हो जाए, अच्छा मोबाइल नहीं लेंगे, तो फिर वो डर-डर के थोड़ा-सा जो है ना वो फिर ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देता है। फिर आप सारी चीज़ें, अच्छा मोबाइल आप घर पे छोड़ के जा रहे हैं, एक छोटा-सा मोबाइल ले लिया आपने कि भाई कोई आया छीनने के लिए तो मैं उसको दे तो दूँ एटलीस्ट। नहीं, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं। आई थिंक रेसिज़्म दुबई में बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ऐसी कंट्री है जिसने ना सिर्फ मुस्लिम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस किया है, लेकिन आप एज़ अ नॉन मुस्लिम भी वहाँ पे मतलब एक सिक्योर फ़ील करते हैं। तो इस वजह से मैंने जो देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के काफ़ी लोग जो हैं वो दुबई इसलिए आते हैं, तो पहले उनके वेदर की वजह से,
दूसरा इनके एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी की वजह से। बिल्कुल, वो दुनिया के कोई ममालिक ऐसे नहीं है जो कि आपको मिडिल ईस्ट जैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ऐसा ही बहुत अच्छी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है वहाँ पे। और ये है कि अगर आप वहाँ पे ठंडे मौसम में चले हैं विंटर में, तो आपको इतनी पब्लिक नज़र आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा बाहर घूमने में भी। ये है कि हाँ, बाकी अब जिसमें समर के टाइम में जाएँगे तो भाई ये है कि दिन के टाइम अवॉइड करना है, रात के टाइम निकलना है, बस ये है, और कोई मसला नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप किस तरह, क्या पाकिस्तानी नॉर्मल एवरेज बंदा है, क्या आप उसको सजेस्ट करते हैं कि वो दुबई की तरफ रिलोकेट कर सके, विद फैमिली, विदाउट फैमिली? फाइनल आपका इसके ऊपर क्या डिस्कशन होगा या फाइनल एडवाइस क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप इंडिविजुअली जाएँ, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करें, अपने पैर जमाएँ वहाँ पे जो कहते हैं। आप जमाएँ, पैर जमाएँ, उसके बाद आप सेविंग स्टार्ट कर दें। अपने घरवालों को भी इतना कर दें कि घरवाले खुश हो जाएँ, सब चीज़ें हों, वो भी सेविंग स्टार्ट कर दें। उसके बाद अपनी आप वाइफ़ वगैरह, बच्चों वगैरह को प्लान करें आगे लाने के लिए, दुबई वगैरह के लिए, कि वो जब आएँ तो फिर वो किस तरीके से आपको मैनेज करना है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन एक्सपेंस हो गया, अगर फिर वहाँ पे जाएँगे तो आपके घर जो आपको लेना है या स्टूडियो लेना है, जो भी लेना है, वो इसका मूविंग कॉस्ट शामिल है। बहुत सारी मूविंग कॉस्ट हो गई। उसके लिए आप स्पॉन्सर वीज़ा लगाना है, उसकी सैलरी भी होनी चाहिए कि आप स्पॉन्सर कर पाएँ। हर चीज़ आपको देखनी है वहाँ। मतलब ये ठीक-ठाक एक मुश्किल फ़ेज़ है, यानी मैं कहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों को सेटअप करना है तो आप ये जर्नी कर रहे हैं, आपकी सारी ज़िंदगी लग जाएगी, लेकिन आपकी जो फ़ैमिली है, इमीडिएट फ़ैमिली है, वो एक अच्छे पोज़ीशन में आ जाएँगे। तो शायद मैं ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, उनकी लाइफ़ अच्छी बन जाएगी, उनकी जो है वो एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, उनका लाइफ़स्टाइल अच्छा हो जाएगा, वो थोड़ा-सा ग्रूम हो जाएँगे मेंटली। यहाँ पर जो उनको एजुकेशन मिल रही है, वो वहाँ मिल के बिल्कुल ही चेंज हो जाएँगे वहाँ पे जाके। ये है। अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूँ, अब यानी एक आपसे एक सवाल पूछूँ अपने व्यूअर्स के लिए, तो अगर मुझे दुबई मूव करना है, जॉब सर्चिंग करनी है, तो एक तो हमने ये डिस्कशन कर लिया कि हम यहाँ से मतलब दुबई चले जाएँ, 6-7-5 लाख रुपए का जो भी खर्चा होता है इंडिविजुअली, वो कर लें। लेकिन ज़ाहिर है बहुत से लोगों के पास ये शायद अमाउंट भी मौजूद नहीं होती। अगर हम इंटीरियर सिंध की बात करें, इंटीरियर पंजाब की बात करें, तो एक बंदा यहाँ बैठ के क्या दुबई पे जॉब हंटिंग कर सकता है? वो कर सकता है तो ऐसे कोई प्लेटफ़ॉर्म जिसके ऊपर वो जॉब हंटिंग कर सकता है? अच्छा, ये सवाल पाकिस्तान के अंदर रह के भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं आपसे दुबई के अंदर मैं पहुँचा हूँ, तो भी मैं कैसे जॉब हंटिंग कर सकता हूँ? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएँ। देखिए, अब तो पहले ये था कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता था और आपको जो है अगर समझ आते थे तो वो वीज़ा इश्यू कर देते थे। अब तो इतनी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गया, बंदा पाकिस्तान में, उनको समझ में आ गया और उनके पास जो है वो सोच रहे हैं कि हम इनको लें, तो आप फिर वो ये सब चीज़ें भी देखेंगे कि इसकी डिग्री अटेस्टेशन है या नहीं है, डिग्री सही है नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, वीज़ा देंगे तो फिर लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों का बहुत मसला है। इसलिए अब उन्होंने ज़्यादातर जॉब रिक्वायरमेंट्स में ये शुरू कर दिया है कि आपका जो है यूएई में होना लाज़मी है, क्योंकि वो फिज़िकल इंटरव्यू लेते हैं और इसके साथ-साथ एक दुबई का नंबर भी होना लाज़मी है। दुबई का नंबर भी होना चाहिए सब, क्योंकि वो कॉल करेंगे तो फिर दुबई का नंबर नहीं होगा तो ये दुबई का नंबर तो खैर हमें शायद मिल सकता ऐसा है। ही मिल सकता है। हाँ, अगर फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे बाय कर लें और आपको जो है यहाँ पे कोई आ रहा हो, सिम भिजवा दें, वहाँ कोरियर के थ्रू भी कुछ 2-3 चीज़ों के साथ भिजवा दें, तो आपको नंबर भी चले मिल गया। लेकिन ये है कि अब जो रिक्वायरमेंट्स हो गई है ना पहले के मुकाबले में, अब ये है कि रिक्वायरमेंट्स है। होना लाज़मी है, यू हैव टू हियर विद इन यूएई। तो आप अगर वहाँ पर नहीं होंगे, तो फिर मेरे ख़्याल से जो है ना वो इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर आपको शायद दोबारा कॉल बैक ना करें। ये है। ठीक है। तो शालिक भाई, आप हमारे व्यूअर्स को ये बात बताना चाहेंगे कि अगर वो दुबई मूव कर रहे हैं, तो किन-किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब मूव कर रहे हैं दुबई जॉब हंटिंग के लिए, तो आपके जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो अटैच से होने चाहिए। क्योंकि फिर अगर आपकी जॉब लग जाती है वहाँ पे और आपके डिग्री अटेस्टेशन नहीं है, तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट कोरियर के थ्रू यहाँ देने पड़ेंगे। भिजवाने पड़ेंगे कोरियर के और थ्रू। पाकिस्तान के तो दोबारा दुबई भिजवाने पड़ेंगे। दोबारा दुबई भिजवाने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई एक बंदा आपका ऐसा होगा जो सारे डिग्री अटेस्टेशन वगैरह करा, वो भी इतना ईज़ी नहीं है, वो भी लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा बिल्कुल, सबसे मेन तो यही है। इसके अलावा जो दूसरा मेन जो होगा ये होगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको जो है वो अपनी फ़ील्ड से मुताल्लिक जॉब मिल जाएगी तो मुश्किल है। आपको एटलीस्ट 3 महीने का जो है ना वो विज़िट वीज़ा चाहिए होगा। उस हिसाब से आपके एक्सपेंस भी होने चाहिए। इस हिसाब से एक्सपेंसेस है 3 महीने का एटलीस्ट, अगर आपको अपनी ही फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब चाहिए तो। अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 हाउ ईज़ी इट इज़ टू गेट अ जॉब इन दुबई? अच्छा, नॉट नेसेसरली इन योर फील्ड, बट कोई भी इनिशियल फुटिंग के लिए अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया, 3 साढ़े 3 4,000 दिरहम तो मिनिमम है ही है, उसके अलावा कोई फ़ायदा भी नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। सही। तो अगर 4,000 साढ़े 4,000 दिरहम की हमें जॉब रिक्वायर्ड है, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 वो कितना ईज़ी है? देखिए, अगर आप वहाँ पे सेल्स की बहुत डिमांड है। अगर आप सेल्स में चले जाते हैं और आप वो समझ में आ जाते हैं आप उनको, तो ये है कि आपको विथिन
2 मंथ्स रहेंगे एटलीस्ट, क्योंकि फिर प्रोसेस भी होता है। तो 2 मंथ्स के अंदर आपको सेल्स की जॉब इजीली मिल सकती है। ये है कि 1.25 मंथ लग जाता है उसमें, आपको जो है वो इंटरव्यू बुलाते हैं, उसके बाद 1 हफ्ता और लेते हैं ऑफर लेटर देने के लिए। जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो फिर वो चेक करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर आगे सारे काम होते हैं, मेरिट ID, वीज़ा, अच्छा, मेडिकल। यहाँ पर जो मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पे एक मतलब एक अनडाइंग सी डिमांड है सेल्स के लिए। क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर मैं एक किसी भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करूँ, वहाँ पे 2 या 3 पोजीशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऐसा तो नहीं है वो बार-बार हर महीने नया बंदा रख रहा हो। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई एग्जिस्टिंग बंदा है जो बार-बार जॉब छोड़ के जा रहा है? तो अगर वो जॉब छोड़ के जा रहा है तो वो किस वजह से जॉब छोड़ के जा रहा है? कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा है, वीज़ा की वजह से जा रहा है, वर्क एनवायरनमेंट की वजह से छोड़ के जा रहा है, या क्या आपको लगता है? देखिए, अगर सेल्स वगैरह में होता है तो ये देखिए 2 तरह की सेल्स है वहाँ पे। ये हो गई बैंकिंग से रिलेटेड सेल हो गई, और एक रियल एस्टेट्स की वजह से सेल हो गई। तो ये होता है कि वो लोग चेक करते हैं, उनके बाद 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है जो प्रोविजन पीरियड के साथ आपको कह रहे होता है। तो प्रोविजन पीरियड में वो चेक कर रहे होते हैं बंदे को कि ये बंदा जो है वो के लिए सही है, फील्ड के लिए सही है, सेल्स कर सकता है नहीं सकता, पोटेंशियल है या नहीं है इसको इतना। तो वो ये चेक करते हैं। तो 3 महीने का टाइम इसलिए उनके पास होता है। और ये जो है वीज़ा इशू कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि पहले आप जो है परफॉर्म करके दिखाना, उसमें करवाओ। रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि पहले आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, उसके बाद वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। अदरवाइज बहुत आई थिंक मार्केट टफ है। मार्केट बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं। जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आई थिंक क्लोज डाउन करना मुश्किल काम हो जाता है। से अगर आप रियल एस्टेट में आते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जो आपको पता ही होगा इन्वेस्टमेंट के लिए मिलियंस में बात हो रही होती है, और इस तरह जो है मिलियंस ऑफ दिरहम की बात करें, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात। रियल एस्टेट में जो मिलियंस में बात हो रही थी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे। लेकिन बायर्स भी हैं, लेकिन ये है कि आपको सब शुरू में पता नहीं होगा किस तरीके से सेल्स करनी है, क्या है। वो सब आपको गाइड करते हैं, सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये है कि फिर इन दी एंड आपको सेल्स तो आपको ही करनी है, वो आपसे वो गाइड करेंगे। तो ये है कि अगर आप सेल्स की तरफ जाते हैं तो ईज़िली आपको मिल जाती है जॉब, अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो। अगर अपनी फील्ड के लिए आ रहे हैं तो 3 महीने का आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा। और ये है कि थोड़े रेफरेंसेस भी लगाने पड़ेंगे कि आपको अपने फील्ड से रिलेटेड बंदे मिल जाएँ। अच्छा, अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक सवाल पूछूँ आपसे कि जब आप दुबई मूव कर गए, तो आपने वहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस को कैसा पाया? हर लिहाज से हम बात करें, सपोर्टिव है, जो लॉज़ को मानना होता है, इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, उस लिहाज से, हेल्प करने के लिहाज से, पाकिस्तानी ऑडियंस को कैसा पाया और नॉन पाकिस्तानी ऑडियंस को कैसा पाया? अच्छा देखिए, इसकी वजह ये है कि हम जब भी एज़ अ कम्युनिटी बात करें ना, हमें हम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम आने वाले अपने लोगों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हम वहाँ पे एज़ अ कम्युनिटी किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इमेज पूरी दुनिया के अंदर जा रही होती है। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे टू बी ऑनेस्ट जो मैं बताऊँगा ना आपको, ये है कि अपने पाकिस्तानी भाई जो है ना बहुत ही कम काम आते हैं। बोल तो देते हैं ठीक है अपनी CV फॉरवर्ड कर दीजिएगा, भाई हाज़िर है, लेकिन भाई हाज़िर नहीं होता। लेकिन वो CV कहीं फॉरवर्ड नहीं होती। जो है मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स थे जो हैं इंडियंस थे 1-2, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने बताया भी, उन्होंने दिखाया भी कि भाई मैंने तुम्हारी CV यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी है, स्क्रीनशॉट भी बकाया दिखाया कि भाई देखो हमने की है। अच्छा, इंडियन इंडियन था, नाम नहीं लूँगा भाई, फेसबुक फ्रेंड है मेरे। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और अब आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम जब कहीं जाते हैं, मैं तो सेल्स से रिलेटेड हूँ, तो हम बंदों से मिलते हैं, हमें पता लगता है वो पाकिस्तानी भाई हैं और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट जो करता है हमारे साथ वो नॉन मुस्लिम करता है। और नॉन मुस्लिम हो गया वो ज़्यादा करता है, कि वो बोलता है CV फॉरवर्ड कर दो, उसी को बोलता है। और बाकी जो लड़के बैठे होते हैं उनसे ही बोलता है कि यार इसकी CV फॉरवर्ड कर दो, इधर दो अपनी CV फॉरवर्ड करो। और ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। वो ज़्यादा आपको पुश कर रहा है। बगनिस्बत आप पाकिस्तानी मिले, हाँ यार हो जाएगा इंशाअल्लाह, नसीब में हो तो मिल जाएगा, अपनी CV फॉरवर्ड कर देना। बहुत मुश्किल है। बस यही कहते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ तू कौन, मैं कहा, उसके बाद रिप्लाई भी नहीं करते उतना कुछ। अच्छा, ये तो जॉब के रिलेटेड बात हो गई, लेकिन एक जो इसके अलावा कोई और कम्युनिटी के हवाले से कम्युनिटी वर्क होता है, कम्युनिटी जो हेल्प होती है, उसमें कोई पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? भाई मैं लगे नहीं, बहुत बड़ा तलब सवाल है, लेकिन ये रियलिटी बताना बड़ा ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अगर आपका मैनेजर पाकिस्तानी है ना, और क्या कहते हैं, तो फिर जो है ना थोड़ा टफ हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वो पसंद नहीं करता ना आप आगे आओ ना कुछ करो। वो पाकिस्तानी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो उसी में ही रहते हैं, और वो इंडियंस भाइयों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपका इंडियन मैनेजर है या कोई फिलिपीन मैनेजर है, तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो उनको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। उनके अंदर ये नहीं होता डिफरेंस। यहाँ ये पार्शियलिटी नहीं है उनके अंदर, वो मेरिट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल सबको सपोर्ट करें। अगर आप पाकिस्तानी, आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और उनका बंदा जो है वो नॉन मुस्लिम हार्ड वर्किंग नहीं है, तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उनको फिर वो करेंगे कि उनको वो देखते हैं भाई कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है। साफ सी बात है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी में ये होता है कि भाई आप मेहनत भी कर रहे हो ना, तो तब भी आपको गालियाँ देंगे। यानी हमारे जो फेसबुक ग्रुप्स हैं या सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जो कि स्पेसिफिकली दुबई बेस्ड है, पाकिस्तानीज़ इन दुबई या इस तरीके के जो ग्रुप्स हो गए हैं, क्या ये ग्रुप्स
एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या इनमें कुछ लैकिंग है, इनके लिए कोई इम्प्रूवमेंट है, कुछ सजेशन है? नहीं ये जैसे कहते हो मैंने 2-3 देखे हैं पोस्टें वगैरह, वो असिस्टेंट के बारे में ज़्यादातर आ रहे होते हैं, लेकिन हेल्प कर रहे होते हैं सब चीज़ें। लेकिन अगर आप जॉब के लिए देखेंगे, जॉब के लिए मैं करवाता हूँ, बता रहा हूँ कोई भी नहीं करेगा, हाथ खड़े कर लेते हैं, कोई भी नहीं जॉब के लिए। अच्छा, इसकी वजह तो शायद ये भी है ना कि हम किसी दूसरे बंदे को जानते नहीं है, तो यहाँ पे रेफरेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, गेम है। हम कहीं न कहीं हमारी इमेज ऐसी है कि मैं शायद किसी दूसरे बंदे को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कहीं वहाँ पे जाके वो स्कैम करके ना बैठ जाए। ये इस यानी कि सिनेरियोज़ हैं। ये भी है, ये भी है। एक फ्रेंड थे मेरे जिन्होंने किसी की जॉब लगवाई थी, कोई लेडी थी। तो ये हुआ था जब उनकी सारी चीज़ें हो गई, वीज़ा वगैरह लग गया, तो उन्होंने बोला कि मेरी कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, वो वापस पाकिस्तान चली गई। तो इस तरह इमेज पे ख़राब हो गया पाकिस्तानी का, क्योंकि वो पाकिस्तानी का सपोर्ट के साथ चीज़ें थी कि यार ये पाकिस्तानी हैं, कर दो अपने ही है, वो चीज़ें करके लगाई। लेडीज़ थी, अकेली इंडिविजुअली आई हुई थी वहाँ पे, उनकी जॉब लगाई, वीज़ा भी लगवाया। वीज़ा लग गया, उसके कुछ टाइम बाद वो आई नहीं, फिर पता चला उन्होंने बोला कि मेरी कुछ मैसेज कर दिया कि कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से फिर हमारी इमेज ख़राब हो जाती है। तो इस तरह फिर वो दूसरा बंदा सोचता है कि यार फिर लहाऊँगा इनका, फिर कोई इस तरह से स्कैम कर दिया, कोई चला जाए। तो उसके लिए फिर उनकी भी इमेज वहाँ पे कंपनी में ख़राब हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। हर पाकिस्तानी नहीं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ये कहूँगा कि पाकिस्तानी थोड़े से। चलें, ये तो स्टेजेस की बात हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ जो हमने अपने दोस्त होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनका रोल भी आई थिंक थोड़ा-सा वीक रहा है, आपका कहना है? हाँ, यही होता है कि बस ये दुआएँ दे देते हैं कि जो अच्छा है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, अल्लाह पाक मुसीबत से करे और सब करे, बस ये दुआएँ होती हैं इनिशियली। और अंदर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ। फैमिली भी होगी तो वो पता भी आपसे कॉन्टैक्ट भी नहीं करेगी। हाँ, बोलेंगे आ जाओ ये है, लेकिन उसके आने के बाद बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, कोई सपोर्टिव नहीं होता। अच्छा, इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है जो शायद गवर्नमेंट अदा नहीं कर रही है? आप एज़ अ एक्सपर्ट कुछ गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ताकि थोड़ी-सी जर्नी ईज़ी हो जाए, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या जो आना चाह रहे हैं? हम अपनी गवर्नमेंट को खाली यही कहेंगे कि भाई वीज़ों का जो इशू चलता है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ लड़के वीज़ों का इशू जो है वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वीज़े नहीं लग रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके अपने वीज़ों का सही स्टेटस वगैरह करवाएँ। और वहाँ पे जो आप लोग और जो मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रीज़ वगैरह है, उनको तो ईज़िली आप ये वीज़े इश्यू करें। बनिस्बत आप जो देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं वहाँ पे और ये कहते हैं भीख माँग रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आप देखें जिनकी एजुकेशन अच्छी है, उनको आप प्रेफ़र करें, ईज़िली वन टाइम में आप जो है ना वीज़े लगवा दो, क्योंकि फिर वीज़े की कॉस्ट भी हमें देनी पड़ती है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि आप जो है जब आपको लग रहा है कुछ ना कुछ अपना डिप्लोमेटिक रोल अदा करें, ये सबको एक ही तराजू में ना तोलें। लेकिन इस पे फिर व्यूअर्स को मैं ये भी बात कहूँगा कि देखें, डिप्लोमेसी तब फेल हो जाती है जब हमारी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी शर्मिंदा हो जाती है। जैसे इन्होंने बेगिंग की बात करी या हम स्कैमिंग की बात करें, तो वहाँ पर अगर हम ऐसे इस तरीके की अपनी इमेज दिखा रहे होते हैं ना, हम वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं या हम जाके लोगों को स्कैम कर रहे होते हैं या कोई एनी एक्शन दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ दैट कंट्री, हम कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो हमारी इमेज गवर्नमेंट क्या इंप्रूव कर सकती है? तो बीइंग अ पाकिस्तानी, सबसे पहले हम अपनी इस सॉफ्ट इमेज को इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। हम जिस मुल्क में भी हैं, उस मुल्क का कानून बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करें। अच्छा, मिडल ईस्ट के अंदर तो शायद डंडा है, तो वहाँ पे हम फॉलो कर भी लेते हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ कैमरा नहीं है, जहाँ-जहाँ जो शूरा या पुलिस वाला नहीं है, वहाँ भी हमें अपनी जो है सॉफ्ट इमेज उसको इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ-साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपके लिए क्या ये जो मूव था, वाज़ इट वर्थ इट, या कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको दुबई मूव करने के बाद पता चली, जो शायद आपको लगता है यार मुझे पहले भी पता होनी चाहिए थी, जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? मेरा जो मूव करने का था वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा। मैं पहले सोच रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, और जब मैंने पैकेज देखा और लोगों का एनवायरनमेंट वगैरह, समझो इंडियंस ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होंगे, लेकिन इंडियंस बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे। तो जब मेरे मैनेजर्स वहाँ पे वगैरह जो सारे मेजॉरिटी इंडियंस हैं और फिलिपींस हैं, तो जब मैं उनसे मिला तो बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि काश मुझे पहले आ जाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि आप जब यहाँ पे कंपनीज़ में वगैरह में काम कर रहे थे, आपको पता है यहाँ पर भी पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ही सपोर्ट करते हैं। और जो है यार ये है या ये है कि उसको आगे नहीं बढ़ाते, भले वो काम कर रहा हो नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ पे काम करता था बैंकिंग में भी, तो वहाँ पर भी यही था कि मैनेजर जो है अपने ही जो मतलब ज़बान वाला है, जो भी है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जानता, तो उसके साथ सपोर्ट करता, भले वो काम कर रहा हो। और चलिए, मेरिट के ऊपर की अगर हम बात करें, मेरिट वाला आगे निकल जाता है वहाँ पे, अगर मैं सही बात करूँ तो? मेरिट वाला आगे निकल जाएगा, हार्ड वर्किंग वाला वहाँ पे आगे निकल जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि यार ये किस नेशनैलिटी से बिलोंग करता है, क्या ज़बान बोलता है? ये नहीं देखा जाता। यो है कि अब बंदा अगर काम कर रहा है और हार्ड वर्किंग है तो उसको आगे लिया जाता है। मैंने तो ये देखा है अब तक। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपको वहाँ जाके पता चली, जो उससे पहले शायद आप सोचते कि पता होनी चाहिए थी? हाँ, देखिए मैं आपको एक अपनी अगर छोटा-सा वाक़या बताऊँ आपको, कि ये था कि एक मेरी फ्रेंड थी जो वहाँ पे जॉब कर रही थी पहले से तो नहीं, मतलब समझ लें 1 महीने पहले उनकी जॉब लगी थी। तो वहाँ पे वो इतनी परेशान हो गई थी वो, कि मैं आपको क्या बताऊँ, उनकी मैनेजर पाकिस्तानी थी। जब उनकी जॉब लगी तो मैंने बोला तुम्हारे तो पाकिस्तानी हैं, सपोर्ट करेंगे यार तुम्हें बहुत ज़्यादा ही। तो मुझे लग गया तुम्हारा तो कोई भी नहीं है और ये और वो। तो फिर उनको बाद में बताया उन्होंने कि नहीं भाई, पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी का दुश्मन है वहाँ पे।
इतना ज़्यादा टॉन्ट करना, इतना ज़्यादा उनको मेंटली परेशान कर देना कि इवन वो मेंटल प्रेशर दे देना, मेंटल प्रेशर। इतना प्रेशर कि आप ऑफिस से आने के बाद भी व्हाट्सएप पे और ग्रुप पे ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं, इतना टॉर्चर हो रहा है कि बंदे का अगले दिन दिल नहीं चाह रहा जाने का और वो जो है मेंटल परेशान हो गया है, घर में बैठे-बैठे बीमार हो गया। इतना परेशान हो गई थी कि वो जॉब छोड़ने तक को आ गई थी, उनसे 2 महीने तक भी जो है ना, ठीक है, समझ लें आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को लेके जाऊँ तो क्योंकि पाकिस्तान में तो कॉर्पोरेट एक अलग ही टर्म है, लेकिन आई थिंक दुबई के अंदर तो कॉर्पोरेट एक प्रॉपर फंक्शनिंग कॉर्पोरेट होता है। तो इस तरीके के अगर आपको कोई मैनेजर मिलते हैं, तो आप उनकी कोई कंप्लेन वगैरह एचआर में नहीं कर सकते? इस तरीके के मतलब रेड फ्लैग्स को रेज़ नहीं कर सकते? देखें, आप कर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि इन द एंड उनको पता तो चल जाना है, क्योंकि वो पहले से वहीं पर ही हैं, सारे मैनेजर्स वगैरह से बातचीत होती है, एचआर वालों की बातचीत होती है, तो पता चल जाएगा उनको भाई कंप्लेन वगैरह आई है, इस हिसाब से आई है और किसने की है। नहीं, बिल्कुल आई है, लेकिन अगर हमारा कोई पाकिस्तानी बंदा गलत काम कर रहा है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है उसको कंप्लेन उसकी तरफ उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना? क्योंकि ज़ाहिर है आप नहीं हैं जॉब पे, तो कल तो कोई और बंदा आएगा। सही। अच्छा, शायद वो एक और पाकिस्तानी आएगा या पाकिस्तानी नहीं भी आए तो व्हाट्स रॉन्ग इज़ रॉन्ग, तो हमें उस बंदे की कंप्लेन करने का प्रोसेस मेरा हासिल है, नहीं है? सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं कंप्लेन कर देती हूँ और कर भी दी कंप्लेन और आप ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाए, तो फिर आपने जॉब स्विच कर ली। जॉब स्विच करते वक्त आपका ये होता है कि जब आपने सीवी मेंशन किया हुआ होता है ना कि आपने यहाँ पे जॉब करी है, तो फिर आपके रेफर आपके जो है ना फीडबैक वगैरह जाता है, सब चीज़ें जाती हैं, तो फिर वो फीडबैक जो है ना, फिर वो वहाँ पे खन्नस पूरी कर लेते हैं, मैं तो यही कहूँगा। फिर वहाँ पे वो फिर ये कहेंगे कि भाई इस तरह से हुआ था, इस तरह छोड़ के गए थे, ये तब फिर ये आगे के लिए फिर आप मेरे प्रॉब्लम बनती रहती है। तो फिर आप फ्यूचर का सोचते हो, तो फिर आप बोलते हो कि यार मैं करूँ नहीं करूँ, कि चुपचाप सीधे तरीके से मैं जो है यहाँ से क्विट कर जाऊँ और फिर आगे का रास्ता ढूँढ लूँ। तो इसलिए आप जो है ना, फिर वो आप कंप्लेन वगैरह नहीं करते, वरना करने को चाहे तो कंप्लेन वगैरह आप कर भी सकते हैं। बस ये है कि फिर आपको आपका फ्यूचर का सोचना पड़ता है कि यार मैं फीडबैक जब आएगा, तो ये लोग मेरा फीडबैक अच्छा देंगे या नहीं देंगे, तो फिर आगे के लिए फिर मसले वाला शुरू। यानी अगर मैं अपने सवाल को कंटिन्यू करूँ, तो आपने ये देखा कि जो शायद आपको ये बात बाद में पता चली या दुबई आके बात पता चली कि पाकिस्तानियों का रोल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आई थिंक इन अ नेगेटिव वे अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव ज़्यादा रहा, पॉजिटिव थोड़ा-सा कम रहा, और ये चीज़ आपको दुबई मूव करने के बाद पता चली, पहले पता नहीं चली। ठीक है, हम पहुँचे तो वहाँ पे तो पता चला कि पाकिस्तानी हैं, तो हम बड़ा खुश हुए। जब पाकिस्तानियों के साथ काम करना शुरू किया, तो हमें पता चला इससे अच्छा तो हमारा कोई और मैनेजर तो ज़्यादा अच्छा था। पाकिस्तानी सपोर्टिव नहीं होते, पाकिस्तानी जो है वो क्या कहते हैं, आप समझ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडियन है या फिलिपिनी है और उनका मैनेजर कोई हेड होगा, कोई इंडियन होगा या कोई फिलिपिन होगा, तो वो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है ना, अपने पाकिस्तानियों को जो है ना बहुत डिमोटिवेट करता है और बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो मतलब मेंटली टॉर्चर करता है। यानी हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत अहम सबक है, और किस तरीके से हम अपने सॉफ्ट इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं जो कि आपके लिए जो है ना मुश्किलात भी पैदा करती हैं और आपके लिए कुछ आसानियाँ भी पैदा करती हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हमारी जो इमेज दुनिया में गई हुई है ना, वो हमारे लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ा रही हैं, बनिस्बत हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा करने के लिए। और एक बात याद रखें कि गवर्नमेंट जो है किसी को गन पॉइंट के ऊपर आपके लिए वीज़ाज़ या आपके लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकती है। ये एज़ अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सॉफ्ट इमेज खुद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक दफ़ा हम ये इमेज इम्प्रूव कर पाएँगे ना, तो देन हम अपनी गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ डाल सकते हैं कि आप हमारे लिए कुछ एवेन्यूज़ क्रिएट करें या आप हमारे लिए कुछ डिप्लोमेसी के रास्ते बनाएँ, जिससे हमारे लिए वीज़ाज़ या हमारे लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सॉफ्ट इमेज को इम्प्रूव कर सकें। पहले हम अपने आप को इम्प्रूव करें, पहले हम अपने आप को साबित करें, उसके बाद हम फिर किसी से रिक्वेस्ट करें। इससे पहले क्या हम खुद ही अपने आप को, पर्सनैलिटी हमारी ऐसी बन रही है वहाँ पे कि अभी मैंने आपको मैं 1 साल के अंदर आके को बता रहा हूँ कि कैसा इमेज रहा है मेरा, कैसे मतलब वक़्त गुज़रा पाकिस्तानी के साथ। तो अब बाकी आप फिर गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि जब हमारे पाकिस्तानी भाई-बहनें ऐसी हैं, वहाँ पे ऐसे कर रही हैं, तो फिर आगे क्या होगा? सपोर्ट करना चाहिए अपने आप को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी, और दूसरों को भी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी। मेरिट को सपोर्ट करें। मेरा तो कहने का मकसद है, आप मेरिट को सपोर्ट करेंगे तो आप जिस जॉब पर है ना, आप उस जॉब से बेसिकली उसका राइट पूरा करें। देखिए, राइट तो हमें पूरा करना ही ना, हमारा मज़हब भी इस बात को सिखाता है। तो खाली कंट्री वाले को सपोर्ट ना करें आई थिंक। लेकिन अगर आप जिस पोज़ीशन पे, उस पोज़ीशन के ऊपर ही आप अपना हक अदा करें ना उस पोज़ीशन का, तो ऑटोमैटिकली आपका इमेज अच्छा हो जाएगा और आप ऑटोमैटिकली आगे प्रमोशन की तरफ भी जा सकते हैं, अच्छी पोज़ीशंस की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की है कि जो हायर पोज़ीशंस होते हैं, इवन तो हम शायद टैलेंटेड भी हैं, हमारी स्किल्स भी हैं, हमारे पास एजुकेशन सेट भी है, लेकिन हम उस पोज़ीशन पे नहीं हैं एटलीस्ट दुबई के अंदर की अगर हम बात करें। वहाँ पे जैसे आपने कहा हम इंडियन ही मिलते हैं, फिलीपींस ही मिलते हैं। आई थिंक कहीं न कहीं हम यहाँ पे भी लैग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मैं अगर आपको इस तरह रेशो के हिसाब से बताऊँ, तो 80% आपको इंडियंस दिखेंगे, जो कि अपर लेवल पोज़ीशन पे हैं। उसके बाद फिलीपींस और उसके बाद हम समझ लें, मतलब 10% फिलीपीन और हम हैं। हाँ, यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे बांग्लादेशी भाई भी शामिल हैं। बांग्लादेशी भी फार्मर समझ लें आप हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन इतने मुझे अभी तक मिले नहीं हैं। लेकिन आप मेजॉरिटी इंडियंस हैं वहाँ पे जो अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हैं। तो अगर मैं आपसे
एंड ऑफ द पॉडकास्ट जा रहे हैं, 2 सवाल रह जाते हैं। तो एक अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हर आने वाले बंदे को दुबई में क्या किस तरीके से वेलकम होता है या किस तरीके से दुबई उसके लिए अच्छा रहेगा, तो वो हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको कोई फ्रेंड है ना, मैं रिलेटिव की तो बात नहीं करूँगा, रिलेटिव अगर अच्छे हैं तो अच्छी बात है, सपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे आप बात करें, वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको बनस्पत रिलेटिव के। अगर रिलेटिव अच्छे हैं तो कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अपने फ्रेंड से पूछें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा, किधर रह रहा है, उनके नियर बाय रहने की कोशिश करें, उनसे थोड़ी बहुत आप चीज़ें पूछ लें। और ये है कि बजट अगर आप इंडिविजुअली आ रहे हैं और नॉर्मल बजट है तो आप बिल्कुल स्टेप लें और इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। तो इस दुबई वेलकमिंग? हाँ, बिल्कुल वेलकमिंग है, लेकिन अगर वीज़ा का इशू ना हो तो फिर मसला होता है। अभी वीज़ा का इशू थोड़ा चल रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप फैमिली वीज़ा लगवाते हैं और अगर दोनों आगे फिर जॉब कर ले, जैसे हमने करी, स्टार्ट किया वेकेशंस पे और हमने जॉब मिल गई हमें, तो इस तरह तो वो आप यानी स्टार्ट पा। मैं बात करूं इमिग्रेशन से लेके जॉब, जॉब से लेके घर लेना, इस तमाम के टैग के अंदर हमारे पाकिस्तानी आ रहा है, तो हमें कोई इतनी मुश्किलात नहीं होंगी अगर हम दुबई जाएंगे तो? हाँ, इस तरह कोई बस वीज़े में होगी, इसके बाद अब जॉब मिलने में नहीं होगी। अगर आप टैलेंटेड है और आपका क्या कहते हैं स्किल्स वगैरह हैं, उसमें नहीं होगी आपको। आपको घर मिलने में नहीं होगी, आपको कोई ट्रैवलिंग करने में नहीं होगी, कहीं भी कोई सामना नहीं होगा। हाँ, शुरू में वीज़े में होगा, पर शुरू का तो फर्स्ट स्टेप होता ही हार्ड है, तो वो बस है। इसके साथ साथ अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं, तो आपसे अगर ये सवाल है कि डिस्क्राइब योर दुबई लाइफ इन 3 सिंपल वर्ड्स या 3 वर्ड्स, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा तो एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, फर्स्ट सबसे पहला ये होगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी है, अगर वो अच्छी लगी, पैकेज, यानी एनवायरनमेंट, सेकंड लाइफस्टाइल, लाइफ़स्टाइल हो गई, हाँ, वो हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली है, तो फिर आप मतलब सब चीज़ें ओके हो गई, मतलब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी तो बहुत ही अच्छी, वेल एंड गुड है। तो अगर आप दुबई शिफ्ट कर रहे हैं तो 3 शारिक भाई का कहना है कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या 3 इंपॉर्टेंट उसके लिहाज से वर्ड्स हैं। एनवायरनमेंट, बेहतरीन एनवायरनमेंट है। लाइफस्टाइल, बेहतरीन लाइफस्टाइल है, बट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर एट इन योर ऑफिस करियर। इसके अलावा जो है वहाँ पे सिक्योरिटी, बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी है, आप हमेशा वहाँ पे अच्छा सिक्योर फील करेंगे। तो शारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स को इतने डिटेल में बताने की कोशिश करी। और इसके साथ साथ अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए और आप चाहते हैं हम दुबई के अलावा किसी और कंट्री को भी कवर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी ईमेल एड्रेस पे हमसे रीच आउट करें, हम उसके ऊपर भी पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे और रेलेवेंट लोगों को यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।